बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि एक तो ये कि एग्ज़ामिनेशन में पेपर्स में ये बार बार आता है। कार्ल मार्क्स, उसकी फ़िलासफ़ी क्या थी? तो पॉलिटिकल साइंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन्हीं में से ये एक है। इसके अलावा इसका एक और जो बेनिफिट है वो ये है कि हमको पॉलिटिकल सिस्टम जो करंट टाइम्स में जो इश्यूज आए या कोल्ड वॉर इरा जो स्टार्ट होता है, ठीक है ना, या जो वर्ल्ड जो था बाइपोलर था, ठीक है ना, या फिर यूनिपोलर अब है, तो ये जो ब्लॉक सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें उनमें कनेक्टिविटी नज़र आएगी इस टॉपिक के अंदर कि वही इन्हीं चीज़ों से कार्ल मार्क्स से आगे फिर पॉलिटिकल क्लैशेस बढ़े, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस बढ़े। फिर जो आज का मॉडर्न टाइम पीरियड है, ये जो चल रहा है, इसकी भी एक कनेक्टिविटी है इसी टॉपिक के साथ। फिर ये कि दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स हैं या सोशलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं या सोशल डिबेट्स हैं या ओनरशिप की डिबेट है या वेमेन के ऊपर जो डिबेट है या इसके अलावा कैपिटलिज्म पे मटीरियलिस्टिक थिंग्स के ऊपर डिबेट है या पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर मेनली जो डिबेट है, उसकी भी इस टॉपिक के साथ कनेक्टिविटी है। टॉपिक द कार्ल मार्क्स, इसके बारे में कहा जाता है, कहा नहीं बल्कि ये एक हकीकत है कि ये इस पे सबसे ज़्यादा लिखा गया कार्ल मार्क्स के ऊपर। टॉपिक पे आते हैं हम। कार्ल मार्क्स ये 1818 में पैदा होते हैं और 1883 में इनकी डेथ होती है। पैदा कहाँ पे होते हैं? सबसे पहले पॉलिटिकल फ़िलासफ़र जो हम पढ़ रहे हैं इनमें सबसे पहले पॉलिटिकल फ़िलासफ़र जो है, उसकी बायोग्राफ़ी हम देखते हैं। बायोग्राफ़ी के बाद हम उसकी थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि उन्होंने ये थ्योरी पेश क्यों की। फिर हम थ्योरी पे आते हैं कि थ्योरी क्या थी, उसके पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर के बाद जब थ्योरी एंड होती है फिर हम उसकी रेलिवेंसी को देखते होते हैं कि क्या रेलिवेंसी है। फिर उसी टॉपिक के लास्ट में हम कुछ कोटेशंस लिखते होते हैं। क्यों कोटेशंस देते हैं? ताकि हमको कोई रिकमेंडेड बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और वही एक टॉपिक, वही एक लेक्चर हर चीज़ को कवर अप कर ले। उसके बाद हम पास्ट पेपर्स को देखते हैं कि पास्ट पेपर्स क्या हैं, वो किस तरह क्वेश्चन है और उनको डिस्कस करते होते हैं। तो सबसे पहले हम बायोग्राफी के ऊपर आते हैं। बॉर्न इन जर्मनी इन 1818, बेसिक एजुकेशन जो उन्होंने हासिल की वो साइंस में की और फिलासफी में की। उसके बाद उनका जो इंटरेस्ट था वो हिस्ट्री में था, सोशियोलॉजी में था और इकोनॉमी में था। पीएचडी उन्होंने की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से। रेडिकल आइडियाज़ रखते थे, उन्हीं की वजह से उनको जर्मनी से निकाला गया तो वो पेरिस को भाग गए। फिर कुछ अरसे बाद उनके एक फ्रेडरिक एंजल नामी बंदे से दोस्ती हो जाती है। फ्रेडरिक एंजल्स जो हैं उनको जो अबूर है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर है और हिस्ट्री के ऊपर है। जब उनको इन दो चीज़ों पे अबूर है तो कार्ल मार्क्स उन्हीं से बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और मिल के वो एक किताब छापते हैं, एक किताब लिखते हैं जिसको कहा जाता है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक किताब ये, और दूसरी किताब कार्ल मार्क्स खुद लिखते हैं दास कैपिटल या फिर द कैपिटल। तो इसके आगे हम लिखते हैं कि मार्क्सिज्म की जो उसकी थ्योरी है वो क्या है। इसको ज़रा देखें। इट इज़ एक्चुअली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल ऑन द स्टेट एंड सोसाइटी। कि बेसिकली ये जो उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की या उन्होंने पूरी अपनी फ़िलासफ़ी खड़ी की बुक्स के अंदर, पूरा एक सिस्टम डिस्कस किया, वो ये था कि ये जो कैपिटलिज़म है इसके जो इम्पैक्ट हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इसके या इसके जो नुकसानात हैं, उससे सोसाइटी को बचाना, ठीक है ना, और उसके इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करना कि किस तरह ये कैपिटलिज़म जो है ये नासूर बन रहा है सोसाइटी के लिए या आगे जाके नासूर बनेगा। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म यूज़ करते हैं वो कैपिटल, उसकी डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग दैट हैव एनी मॉनेटरी वैल्यू, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई वक्त के साथ एक वैल्यू हो। मतलब आज के दौर में मोबाइल की एक वैल्यू है,
आज से 100 साल पीछे चले जाएं, पता ही नहीं होगा मोबाइल क्या है। तो हर चीज़ की वक्त के मुताबिक जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी वैल्यू। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पुराने दौर में जो हमारे यहाँ पैसा चलता था उसकी आज के दौर में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। और आज के दौर के जो 5000 हैं या उसे 1000 कह सकते हैं, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है मार्केट के अंदर, तो इसको हम कैपिटल कहते हैं। इसके अलावा गोल्ड है हमारे पास, सिल्वर है, इसकी जो सोसाइटी के अंदर या मार्केट्स के अंदर जो वैल्यू तय होती है कि ये इतने डॉलर्स के बराबर होगी, तो वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री देखते हैं कि उन्होंने ये हिस्ट्री, ये थ्योरी, मार्क्सिज्म की थ्योरी उन्होंने पेश क्यों की। द कंडीशन ऑफ जर्मनी, वो कहता है कि जर्मनी की जो हालत थी उस वक्त वो बड़ी भयानक थी। क्यों थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन अरूज पे थी, वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज वर्किंग वर लिविंग अ माइजरेबल लाइफ। जो वर्कर थे जर्मनी के इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो एक बड़ी बदतरीन किस्म की जो लाइफ है वो गुजार रहे थे। बदतरीन किस्म की लाइफ कैसे गुजार रहे थे कि उनको किसी किस्म के कोई राइट्स नहीं थे, उनको 12-12 घंटे काम लिया जा रहा था, उनको पैसे कम दिए जा रहे थे, उनके लिए कोई हेल्थ की फैसिलिटेशन नहीं थी, उनके लिए कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं थे, ठीक है ना। जो ज़िंदगी उन्होंने नॉर्मल नेचुरल इन्वायरमेंट में उन्होंने 100 साल जीना थी, तो वो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो अब आ गई थी, फ़र्ज़ करो कि 50 साल के ऊपर। मतलब इतनी ज़्यादा इम्पेक्ट हो रही थी, एजुकेशन का लैग था, इसके अलावा चाइल्ड लेबर जो है उसको बड़ा उन्होंने उससे काम ले रहे थे ये लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग। तो हर किस्म की एक्सप्लॉयटेशन जारी थी। ये जो बुर्जुआजी थे, ये जो ओनर थे इंडस्ट्रीज़ के, ये हर तरह से उनका खून निचोड़ रहे थे। उनको रिवार्ड कम मिलता था, उनको सैलरी कम मिलती थी, उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में जो गवर्नमेंट थी वो भी इन्हीं कैपिटलिस्ट पीपल्स को सपोर्ट कर रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं वो उनकी माइजरेबल लाइफ थी एंड वर एक्सप्लॉयटेड बाय देयर ओनर्स। लॉन्ग वर्क, उनका जो टाइम पीरियड था ज़्यादा था, हार्ड वर्क था, लो वेजेस उनको मिलती थी। ओनर्स जो थे वो अमीर से अमीर तर हो रहे थे, जो वर्कर्स थे वो गरीब से गरीब तर हो रहे थे। गवर्नमेंट और जो स्टेट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट कर रही थी, वर्कर क्लास को सपोर्ट नहीं कर रही थी। और मार्क्स जो था अब क्या चाहता था? मार्क्स चाहता था कि इन लोगों को इस जो चुंगल है, कैपिटलिस्ट चुंगल जो है कैपिटलिज्म का, इससे आज़ाद करवाया जाए। ये जो वर्कर लोग हैं इनसे निकला जाए, इन लोगों को इंडस्ट्रीज से या ओनर्स का जो जुल्म और जबर का जो सिस्टम है उससे निकाला जाए और इनको फ्री किया जाए। जहाँ पे जो स्टेट है या जो लॉज हैं वो उन वर्कर्स के लिए बने, इंसानियत के लिए बने, ना कि कैपिटल के लिए बने। आगे आते हैं, तो इस वजह से उसने अपनी थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म दी। मार्क्स वाज मोस्ट रिटन पर्सन इन द हिस्ट्री, 1/3 स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड अडॉप्टेड हिज आइडियोलॉजी। मार्क्स की आइडियोलॉजी बेसिकली सोशलिज्म था, तो उस आइडियोलॉजी को वो कहता है कि 1/3 ऑफ द स्टेट्स ने इस आइडियोलॉजी को अपनाया। मार्क्स की हम थ्योरी के ऊपर अब आ रहे हैं। बेसिकली जो मार्क्स था उसकी थ्योरी के 4 टर्म्स हैं। एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है, देखते आइएगा। पहला जो है हमारे पास इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो है वो है कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू। जो थर्ड वन है हमारे पास वो है क्लास स्ट्रगल, और जो फोर्थ वन है वो हमारे पास है डायलेक्टिक हिस्ट्री। अब ये जो 4 चीज़ें हैं इनको मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि ये बेसिकली ये चारों पॉइंट क्या है। अब दोबारा बता रहा हूँ, जो मार्क्स की थ्योरी है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है? वो बेसिकली हमारे पास 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक है हमारे पास इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, जो इकोनॉमी है वो किस तरह चल रही है किसी भी स्टेट की,
ठीक है ना, उसको कौन सा सिस्टम रन कर रहा है और वो किस तरह चल रही है। दूसरा हमने आपको बताया सरप्लस वैल्यू की बात की आपको कि उसके नज़दीक उसके सिस्टम में सरप्लस वैल्यू क्या है। और जो थर्ड हमने बताया वो था क्लास स्ट्रगल, कि सिस्टम के अंदर क्लैश कैसे आता है। और जो फोर्थ वन है वो डायलेक्टिक हिस्ट्री है। अब बारी बारी मैं इन्हीं को डिस्कस करूंगा। ये याद रखिएगा कि ये जो थ्योरी है ये कॉम्प्लेक्स किस्म की है, लेकिन आप लोगों ने इसके एक एक पॉइंट को समझना है। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आपको इस थ्योरी की किसी तरह से कहीं ना कहीं आपको अभाम रह जाना है और आप लोग कहीं से भी फिर इसको समझ नहीं पाएंगे। मुझे पता है मैंने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ताकि आप लोगों को आसान से आसान बना के दिखा सकूँ। आपने थोड़ा सा टाइम देना है मुझे और तवज्जो से सुनना है। अगर आप YouTube पे कर रहे हैं तो पहले इस तरह कीजिएगा कि ये लेक्चर लिख लीजिएगा YouTube से मेरा सुन के, उसके बाद प्रॉपर एक मरतबा दोबारा ये लेक्चर सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, जिसमें मैंने पहला बताया इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ये उसकी थ्योरी का एक हिस्सा है। उसके 4 पॉइंट्स पे उसकी थ्योरी कंसिस्ट कर रही है 4 पॉइंट्स पे। उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है, फिर इसकी है सरप्लस वैल्यू दूसरा जो है, फिर इसके बाद आता है इसका क्लास स्ट्रगल एंड द लास्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट वन जो है वो डायलेक्टिक हिस्ट्री है। इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर है टोटल, लेकिन ये कम्प्लेक्स किस्म की कनेक्टिविटी है, इसको आप ज़रा देखते आइएगा। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ये टर्म है इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जो डिसाइड करता हो, कि इसके मुताबिक ये है कि ये जो इकोनॉमी है यही डिसाइड करती है, कैपिटल डिसाइड करता है कि सिस्टम किस तरह का होगा, हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, अब देखिएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता आ रहा हूँ, आप लोगों ने तवज्जो से इसको सुनना है। इट डिसाइड एवरीथिंग दैट हैपेंड इन आवर सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कल्चर, आइडियोलॉजी, लॉज, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन। वो कहता है ये जो इकोनॉमी है ना, ये हर चीज़ डिसाइड करती है हमारी सोसाइटी के अंदर। फ़र्ज़ करो कि दीन किस तरह का होगा, हमारा कल्चर किस तरह का होगा, हमारा खाना पीना किस तरह का होगा, हमारी पॉलिटिक्स किस तरह की होगी, हमारी आइडियोलॉजी किस तरह की होगी, हमारे लॉज किस तरह के होंगे। अच्छा, हमारी जो सोशल कंडीशंस हैं वो किस तरह की होंगी, आया कि हमने गरीब रहना है, आया कि हम अमीर होंगे, आया कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो किस तरह का होगा, आया कि हमारा जो कल्चर है वो किस तरह का होगा, आया कि हमारा जो रिलीजन है वो लिबरल होगा या कंजर्वेटिव होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौन चीज़ डिसाइड करेगी, इकोनॉमी डिसाइड करेगी। इसलिए इन्होंने ये टर्म लिखी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, कि जो इकोनॉमी है वही डिटरमाइन करेगी कि ये सारा कुछ, ये जो सिस्टम है सोशल, ये किस तरह का होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे, अब इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे पास हम आ गए। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे 2 तरह की चीज़ें हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, दोबारा ये टर्म देख लें। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में एक टर्म है इकोनॉमिक फाउंडेशन। दोबारा देख लीजिए, हमने पहले टर्म ली इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जो फर्स्ट पेज पे था, कि इकोनॉमी जो है किसी भी स्टेट की, वो डिसाइड करती है सोसाइटी में कल्चर किस तरह का होगा, पॉलिटिक्स किस तरह की होगी, सोसाइटी में जो सोशलिस्टिक नॉर्म्स हैं वो किस तरह के होंगे, एजुकेशन किस तरह की होगी, गवर्नमेंट किस तरह की होगी, लॉज किस तरह के होंगे। अब हम आ रहे हैं उससे मज़ीद थोड़ा सा आगे, अब उसी इकोनॉमी के ऊपर आ रहे हैं कि वो कहता है इकोनॉमिक फाउंडेशन एक टर्म निकालता है, इन एनी सोसाइटी देयर इज़ इकोनॉमिक फाउंडेशंस, 2 एलिमेंट्स इन इट। अच्छा, अब वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का हमने बताया, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी ही हर चीज़ डिसाइड करती है। अब सोसाइटी में क्या होता है, वो कहता है एक इकोनॉमिक फाउंडेशन होती है, मतलब
फ़र्ज़ करो हमारे यहाँ पूरी इकॉनमी एग्रीकल्चर के ऊपर चल रही है, तो ये एक इकोनॉमिक फाउंडेशन है। मतलब हमारी खाद आती है, पानी लगाया जाता है, फसलें उगती हैं, ठीक है ना। कुछ हमारे यहाँ फसलें रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होती हैं, कुछ रॉ क्रॉप्स जो हैं वो एज इट इज़ एक्सपोर्ट होती हैं, वहाँ से ज़र मुबादला आता है। कुछ यहाँ पे हम खुद ही टेक्सटाइल अपनी रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ को फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ को ऑयल के लिए, कुछ को क्लोथ्स के लिए, अच्छा कुछ को हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मिल के इकोनॉमिक फाउंडेशन बनाती हैं कि वहाँ पे किस तरह की इकोनॉमी रन कर रही है, या फिर वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, या फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा है, ठीक है ना, या फिर वो फ्यूल एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो वहाँ की स्टेट के मुताबिक जो सिस्टम चल रहा हो इकोनॉमिक, उसको हम इकोनॉमिक फाउंडेशन कहते हैं। अच्छा, इस इकोनॉमिक फाउंडेशन की बात करें तो वो कहता है कि या इसके दो एलिमेंट होते हैं। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि उस इकोनॉमी को कौन कौन सी चीज़ें मिल के बना रही हैं। दूसरा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कि वो जो इकोनॉमी चल रही है उसमें लोगों का आपस में क्या रिलेशन है, उस इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी को बनाने में जो लोग शामिल हैं उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। अच्छा, अब दोबारा आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। यहाँ पे सेम समझ आ रही है फैक्टर्स। अब ये किस चीज़ के एलिमेंट है, इकोनॉमिक फाउंडेशन के। और इकोनॉमिक फाउंडेशन हमने कहा कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पहले बताया हमने, एक बिग टर्म यूज़ की कि इकोनॉमी ही डिसाइड करती है कि सिस्टम किस तरह का होगा। उसी टॉपिक में कार्ल मार्क्स आगे लिखते हैं कि हर सोसाइटी के अंदर एक इकोनॉमिक फाउंडेशन होती है। अब इकोनॉमिक जो फाउंडेशन है उसके दो एलिमेंट होते हैं। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्रोडक्शन के फैक्टर कौन से हैं कि वो जो इकोनॉमी चल रही है, वो जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, फ़र्ज़ करो हमारे पास एग्रीकल्चरल सिस्टम है, हमारी जो गंदम प्रोड्यूस हो रही है उसमें हमें क्या क्या चाहिए। हम देखते हैं कि उसमें एक तो हमें लेबर चाहिए, एक तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए बीज बोने के लिए, पानी लगाने के लिए, ठीक है ना, क्रॉपिंग के लिए, यील्डिंग के लिए, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग के लिए, ये सारा कुछ। फिर कुछ रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए, जैसे हमारे पास बीज हो गया, जैसे हमारे पास खाद हो गई, जैसे हमारे पास स्प्रे हो गई, ठीक है ना, जैसे हमारे पास उसकी गोडी के लिए औजार हो गए, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो रहे हैं जो हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने में काम कर रहे हैं, मदद दे रहे हैं हमें। अच्छा, या फिर हम कहते हैं एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, वो कहता है अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, वो कहते हैं 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। वो कहता है कि वो जो कैपिटल प्रोड्यूस होता है उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक लेबर जो वर्क करने के लिए इस्तेमाल होती है, एक टेक्नोलॉजी के अगर ओल्ड सिस्टम है तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टाइम्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। फ़ायदा, ओल्ड सिस्टम में ओल्ड टेक्नोलॉजी है तो प्रोडक्शन कम है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपडेट हो रही है तो प्रोडक्शन भी बढ़ रही है। फिर रॉ मटेरियल है जिस पे हमारा बीज हो गया, क्योंकि मैं अब एग्रीकल्चर को सिर्फ सामने रख रहा हूँ। अगर इंडस्ट्रियल सिस्टम है तो लेबर है इंडस्ट्री के अंदर जिसने वर्क करना है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी वगैरह है जिसने काम करना है, चीज़ें बना के देनी है। फिर रॉ मटेरियल है उसके लिए जो इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट करो प्लास्टिक की इंडस्ट्री है तो जो प्लास्टिक हमने लेके आनी है वो कहाँ से आएगी, ठीक है ना, केमिकल्स जो हैं वो कहाँ से आएंगे, तो फ्यूल जो है वो कहाँ से आएगा, तो ये रॉ मटेरियल है। टेक्नोलॉजी वो जो मशीनरी है, लेबर जो उस पर एक्सपर्ट लोग हैं, या ऊपर से नीचे लेवल तक एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है सारी लेबर में आ जाती है। तो ये वो फैक्टर्स हैं। फिर वो कहता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गिव्स राइज टू द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। अब रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, मैंने इकोनॉमिक फाउंडेशन की बात की कि किसी भी सिस्टम में एक इकोनॉमी जो चल रही होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर सिस्टम है, चाहे वो इंडस्ट्रियल सिस्टम है, चाहे किसी किस्म का कोई और सिस्टम है, तो उसकी जो इकोनॉमी है, जिस जिस चीज़ पे वो बेस कर रही है उसकी इकोनॉमी, उसको हम इकोनॉमिक फाउंडेशन कहते हैं। अब उस फाउंडेशन के वो कहता है 2 एलिमेंट है। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्रोडक्शन को किसी भी चीज़ की जो मटेरियल आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उस वो किन किन चीज़ों की हेल्प से बनती है, उनको फैक्टर्स बोलते हैं। दूसरा ये कि उनका रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गिव्स राइज टू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो चीज़ आती है वो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, कि ये जो प्रोडक्शन है
फ़र्ज़ करो कि मैंने वो बनाई है, इसके लिए मुझे मज़दूर ज़रूरत थे। एक मिनट मैं इसको क्लियर कर लूँ, सीधा सीधा लेके आ जाऊँ। अब देखते हैं, एक होता है हमारे पास अब आगे जो है, पहले हमने देखा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, कैसे ओनर और वर्कर के दरमियान, ठीक है ना, कैसे गंदों में मुलाजिम ने बीज बोया, मुलाजिम ने ट्रैक्टर चलाया, ठीक है ना, मुलाजिम ने पूरा वर्क किया, ठीक है ना, हार्वेस्ट करवाया, पानी लगवाया, स्प्रे करवाई, ठीक है ना, सारा कुछ किसने किया? मुलाजिम ने, वर्कर ने। ओनर ने जस्ट इंस्ट्रक्शंस दी और कैपिटल दिया, उस पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, ठीक है ना, वर्कर ने मेहनत की, तो एक रिलेशन बना। ओनर ने बदले में वर्कर को पैसे दिए, ठीक है ना, वर्कर ने अपना काम करके दिया, तो इस प्रोडक्शन में एक रिलेशन बनता है वर्कर और ओनर का, उसी को हम डिस्कस करेंगे। वो कहता है ये जो ओनर है, ओनर गिव मनी टू वर्कर एंड वर्कर विल डू द लेबर, कि ओनर जो है वो वर्कर को मनी देता है और वर्कर इस सिस्टम के अंदर लेबर का काम करके देता है। वह ही नीड टू डू वर्क, उसको ये काम करने की ज़रूरत क्यों है? हमें पता है कि गरीब है बेचारे, के पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, उसने सरवाइव करना है। ही नीड मनी टू सरवाइव, उसने खाना लेना है, उसने कपड़े लेने हैं। अच्छा, बेनिफिट ऑफ ओनर, ओनर को इस चीज़ का क्या बेनिफिट मिलेगा कि वर्कर जो है उसको कैपिटल प्रोड्यूस करके देगा। कैसे? ओनर ने तो सिर्फ इन्वेस्ट किया, उसने खाद दी, उसने अपनी लैंड दी, ठीक है ना, उसने उसको बीज वगैरह दिए, उसने उसको स्प्रे ला के दी, टोटल वर्क किसने किया? वर्कर ने। अगर वर्कर ना होता तो ओनर ये कैसे कर सकता था? क्योंकि ओनर तो खुद वर्क कर नहीं सकता, इतना ज़्यादा संभाल नहीं सकता। तो अब ओनर का इसमें क्या बेनिफिट है? उसने कैपिटल लेना है, प्रॉफिट कमाना है उस वर्कर से, ठीक है ना, इसलिए वो उसको मुआवजा देता है ताकि वो फिर उसके लिए काम करते, और एक रिलेशन बन गया ओनर और वर्कर के दरमियान। अब पीछे पहले हमने देखा इकोनॉमिक फाउंडेशन को। इकोनॉमिक फाउंडेशन का हमने बताया कि एक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि उसमें तीन है, एक लेबर है, एक टेक्नोलॉजी, एक रॉ मटेरियल है। इन चीज़ों से मिल के प्रोडक्शन होती है, चाहे वो एग्रीकल्चरल है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है। अच्छा, फिर हमने देखा कि इस प्रोडक्शन में कुछ रिलेशंस बनते हैं ओनर का और वर्कर का। ओनर वर्कर से काम लेता है, प्रोडक्शन करवाता है। किस तरह की प्रोडक्शन करवाता है? अपनी इनकम के लिए, कि अपने कैपिटल के लिए वो प्रोडक्शन करवाता है, बदले में उसको मुआवजा देता है। और जो वर्कर है वो काम करता है, बदले में वो मुआवजा लेता है फॉर हिज सर्वाइवल। अच्छा, ओनर को अब प्रॉफिट चाहिए, इसलिए उसका रिलेशन है वर्कर के साथ, और वर्कर को जीने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए उसका वर्कर सिस्टम है। आगे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। अब वो जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है जिसका मैंने बताया था कि उसके दो एलिमेंट हैं, वो जो अभी फर्स्ट में जो मैं जिक्र करके आ रहा हूँ इकोनॉमिक फाउंडेशन में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। उस इकोनॉमिक फाउंडेशन के ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर होती है। अब ये इकोनॉमिक फाउंडेशन कहाँ पे होती है? किसी भी सोसाइटी के अंदर। फ़र्ज़ करो पाकिस्तान के अंदर ये मैं कह देता हूँ कि ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है, ठीक है ना, तो इसकी जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है उसमें क्या है? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें एक किसी भी इंडस्ट्री में लेबर है, टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उसी इकोनॉमिक फाउंडेशन में एक रिलेशन बनता है ओनर का वर्कर के साथ, वर्कर का ओनर के साथ। तो ये दो एलिमेंट हो गए इकोनॉमिक फाउंडेशन के। वो कहता है कि इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये सुपर स्ट्रक्चर है, ये इकोनॉमिक फाउंडेशन, उसके दो एलिमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। उसमें क्या है? स्टेट है, वो मुल्क है, वो लॉज हैं उस मुल्क के, उस मुल्क का कल्चर है, उस मुल्क की आइडियोलॉजी है, उस मुल्क का रिलीजन है। ये हर मुल्क के अंदर इसी तरह होता है हर सोसाइटी के अंदर इसी तरह होता है उसी सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है, ठीक है ना, जिसके दो एलिमेंट हैं, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने बताया कि लेबर होती है, टेक्नोलॉजी होती है, रॉ मटेरियल होती है, जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ें बनाते हैं। फिर एक है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओनर और वर्कर का, जिसमें ओनर और वर्कर एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं। वो ओनर पैसा देता है, वर्कर काम करता है।
तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टेट बोलते हैं, और जो लॉज हैं वो इनको, अच्छा स्टेट का क्या काम है, स्टेट के अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज इस तरह की इकोनॉमिक फाउंडेशन में काम कर रही होती हैं। लॉज क्या है, जो इनके लिए बनाए गए, मज़दूरों के लिए, ओनर्स के लिए, स्टेट के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए। एक कल्चर है कि वो उनका रहना सहना इस सिस्टम के अंदर किस तरह का है, आइडियालॉजी है, किस आइडियालॉजी पे वो जी रहे हैं, उनका रिलीजन क्या है, ये सारे मिल के इस इकोनॉमिक फाउंडेशन के ऊपर होते हैं। इसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, स्टेट, लॉज, कल्चर, आइडियालॉजी, रिलीजन। अब मैं इस कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात की कार्ल मार्क्स ने, कि इकोनॉमी ही सब कुछ तय करती है। लॉज किस तरह के होंगे, कल्चर किस तरह का होगा, आइडियालॉजी किस तरह की होगी, रिलीजन किस तरह का होगा। फिर उसी में हम इकोनॉमिक फाउंडेशन की बात करते हैं। उससे आगे वो कहते हैं कि हर सोसाइटी में एक इकोनॉमिक फाउंडेशन होती है, एक इकोनॉमी का सिस्टम होता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, चाहे वो कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम हो, कैपिटलिस्ट जिसको बोलते हैं। तो वो कहते हैं उसके दो एलिमेंट होते हैं, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एक रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप लोग पुरसकून तरीके से इसको समझें तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ जाएगी। मैंने इकोनॉमिक फाउंडेशन की बात की, उसके दो एलिमेंट्स की बात की, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के उसकी प्रोडक्शन के पीछे कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक लेबर है, एक टेक्नोलॉजी है, एक रॉ मटेरियल है। ठीक है ना, लेबर वर्क करती है, टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन होती है, रॉ मटेरियल जो है वो उसमें यूज़ होता है टू मेक प्रोडक्ट्स। तो ये तो हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर एक रिलेशन क्रिएट होता है, वो कहता है इस प्रोडक्शन के दौरान जो ओनर है वो मुआवजा देता है, जो वर्कर है वो काम करता है और प्रोडक्शन को बढ़ाता है, उसके प्रॉफिट को बढ़ाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बताई, सुपर स्ट्रक्चर के इकोनॉमिक फाउंडेशन जो मैंने बताई, उन्हीं के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें स्टेट, लॉज, कल्चर, आइडियालॉजी, रिलीजन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमारा एक पेज ख़त्म होता है। आगे मैं आपको समझाता हूँ, ये इसी चीज़ को कनेक्ट करेगा। कैसे कनेक्ट करेगा, लेट्स सी। डार्विन थ्योरी की बात करता है आगे वो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो पीछे हमने डिस्कस किया। मेरी कोशिश ये है कि ये जो लेक्चर अहम है इसमें आप लोगों को कोई भी लाइन, कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो, इसलिए मैं बार बार आप लोगों का टाइम ले रहा हूँ इसको एडजस्ट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमने एक बात की इकोनॉमिक फाउंडेशन की, ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। इसके बाद कार्ल मार्क्स कहते हैं डार्विन थ्योरी की एक टर्म लेते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो कहता है वो जो ओनर है, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जो एग्रीकल्चरलिस्ट फ्यूडल लॉर्ड है, वो क्या करता है। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स डार्विन की थ्योरी से ये आइडिया लेते हैं, ओनर इफ वांट्स टू मैक्सिमाइज चांसेस ऑफ सर्वाइवल ही नीड्स टू मैक्सिमाइज हिज कैपिटल। कि ये जो ओनर है ऑलवेज वो यही चाहता है कि उसका जो कैपिटल है वो बढ़ता रहे, हर वक्त बढ़ता रहे। क्यों बढ़ता रहे, फ़र्ज़ करो एक ही इकोनॉमिक जोन है, उसमें 20 इंडस्ट्रीज़ हैं और 20 की 20 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। अच्छा, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं तो अगर हर इंडस्ट्री कोई 500 बना रही है, कोई 300, कोई 200, कोई 100, कोई 50, तो जो 500 बना रही है उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन कम है। ठीक है ना, उस पर लागत जो है वो कम है, लेकिन वो बल्क में बना रही है, वो ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट ले रही है, जो उसके नतीजे में एक उसके कंपैरिजन में, उसके कंपैरेटिव एक इंडस्ट्री है वो सिर्फ 50 आइटम प्रोड्यूस कर रही है, 50 प्रोडक्ट्स बना रही है। तो वो जो 500 बना रही है उसके मुकाबले में तो जो 50 बना रही है वो तो बहुत पीछे रह गई। तो इनमें कंपटीशन सा होता है उनके मुताबिक कि अगर हम लोग मुकाबला नहीं करेंगे, अगर हम लोग मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, तो हम तबाह हो जाएंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसीलिए लिया गया। ओनर इफ वांट्स टू मैक्सिमाइज चांसेस ऑफ सर्वाइवल ही नीड्स टू मैक्सिमाइज हिज कैपिटल, कि उसको ज़रूरत पड़ेगी कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने कैपिटल को बढ़ाए। अच्छा, द वन हु हैव मोर कैपिटल द मोर ही सर्वाइव। ये डार्विन की आइडियोलॉजी से ही, थ्योरी से ही उन्होंने ये निकाला
कि एक बंदा जो ज़्यादा कैपिटल कमाएगा, ज़्यादा कैपिटल बनाएगा, वही सर्वाइव कर पाएगा, वरना वो तबाह हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। अ सोशल रिलेशनशिप क्रिएट बिटवीन ओनर एंड वर्कर क्या है? अब वही सोशल रिलेशनशिप जो था, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, वही उसी की बात हो रही है। ओनर जो है वो ऑर्डर करता है कि आपने ये चीज़ें बनानी है और इतनी तादाद में बनानी है, और जो वर्कर है वो उसका हुक्म मानता है। तो ये एक सोशल रिलेशन बन गया, एक यहाँ पे बॉस बन गया और एक उसका क्लाइंट बन गया, एक उसका मुलाजिम बन गया, वर्कर बन गया। बोथ ऑफ देम मेक इकोनॉमिक फाउंडेशन, ये दोनों मिल के ये इकोनॉमिक फाउंडेशन बनाते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस हेयर। लास्ट पेज पे हमने बताया आपको कि ये दोनों मिलकर इकोनॉमिक फाउंडेशन बनाते हैं। अब ये चीज़ों को किस तरह कनेक्ट कर रहा है, इसको समझते आइएगा। अच्छा, अ सोशल रिलेशनशिप क्रिएट्स बिटवीन ओनर एंड वर्कर। ओनर ऑर्डर्स, वर्कर ओबेज। जो ओनर है वो बॉस है, वो ऑर्डर करता है, जो वर्कर है उस रिलेशन के अंदर वो उसका हुक्म मानता है, ओबे करता है उसको। बोथ ऑफ देम मेक इकोनॉमिक फाउंडेशंस, दोनों मिलकर इकोनॉमिक फाउंडेशंस बनाते हैं। अब इकोनॉमिक फाउंडेशंस को देखिएगा ज़रा, डेफिनेशंस को अब समझते आइएगा। इकोनॉमिक फाउंडेशंस मींस द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल क्लासेस दैट क्रिएटेड बाय इट। वो कहते हैं इकोनॉमिक फाउंडेशन का मतलब है एक तो एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें हमारे पास लेबर है, रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजी है, और दूसरा जो क्लासेस क्रिएट हुई, एक ओनर क्लास है और एक वर्कर क्लास है। दो क्लासेस क्रिएट हो रही हैं ना सोसाइटी के अंदर। एक ओनर्स हैं जो प्रोडक्शन करवा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और एक वर्कर्स हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो वो जो सोसाइटी क्रिएट होती है वो और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो मिल के इकोनॉमिक फाउंडेशन बनाते हैं। वही पुरानी बात जो मैंने आपको बताई कि इकोनॉमिक फाउंडेशन के दो एलिमेंट हैं। अच्छा, फिर ओनर थिंक द वर्कर माइट रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। ओनर जहन में रखता है कि ये जो वर्कर है ये इसके खिलाफ बगावत करेगा। ओनर हैव टू मैनेज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जो ओनर है वो दो चीज़ें, एक चीज़ चाहता है कि क्या चीज़ चाहता है, वो चाहता है कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है ना। अब क्या होता है, उसको ये भी ख़तरा होता है कि ये जो उसका नीचे वाला बंदा है ये उसके खिलाफ बगावत करेगा। क्यों बगावत करेगा? एक छोटी सी मिसाल, छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ रोज़मर्रा ज़िंदगी से, कि जो मुलाजिम होता है वो हमेशा चाहता है कि वो निकट्ठू रहे, वो ज़्यादा काम ना करे और बदले में उसको पैसे ज़्यादा मिलें, उजरत ज़्यादा मिले। और वो इस हद तक भी जाता है कि जो मालिक है उसका नुकसान हो जाता है, उसका जो कैपिटल है वो ज़्यादा सरमाया जो है उसका नुकसान करके वो अपने चंद टके कमा लेता है। बहुत सारे मामलात हैं कि मुलाजमीन देखते हैं हम चोरियां कर लेते हैं बॉसेस की, उनके पूरे चलते फिरते सिस्टम को तबाह करके रख देते हैं। अच्छा, उनके रनिंग जो बिज़नेस है उनको तबाह करके रख देते हैं। तो ये वही बात कर रहा है कि उनको ख़तरा है ये जो मुलाजिम है वो उनके खिलाफ बगावत ना करते हैं। अच्छा, ओनर हैव टू मैनेज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओनर क्रिएट स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे देखते आइएगा ये कितना अच्छे तरीके से बता रहा है। वो कहता है ये जो ओनर्स हैं, ओनर्स क्रिएट स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस फॉर हिज इंटरेस्ट, दिस इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। ओनर हैड एस्टेब्लिश स्टेट लॉज, कल्चर, आइडियोलॉजी, रिलीजन। सुपर स्ट्रक्चर ओनली सपोर्ट्स ओनर्स। ये जो मैंने आपको सुपर स्ट्रक्चर दिखाई, ये सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्टेट लॉज, कल्चर, आइडियोलॉजी, रिलीजन, ये सारा कुछ ये मिलकर सुपर स्ट्रक्चर बनाता है। ये उस इकोनॉमिक फाउंडेशन से ऊपर होती हैं। किसी भी सोसाइटी के अंदर जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है, इकोनॉमिक फाउंडेशन में दो चीज़ें हैं, एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें लेबर, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल है, और एक रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब दो क्लासेस हैं, एक ओनर क्लास है और एक वर्कर क्लास है। अब इन पूरे सिस्टम को मैनेज क्या करता है? सुपर स्ट्रक्चर मैनेज करता है। वो कहता है ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ये ओनर का बनाया गया है। जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये इसको बोर्जुआजी भी बोलते हैं। सॉरी, मैं आपको दो टर्म्स बताता चलूँ, एक बोर्जुआजी है और एक प्रोलिटेरिएट है। बोर्जुआजी जो है ये वही एलीट क्लास है, वही ओनर क्लास है, वही कैपिटलिस्ट क्लास है जो कि ओनर हैं इंडस्ट्रीज़ के, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, इसको बोर्जुआजी बोलते हैं। और एक क्लास है प्रोलिटेरिएट, इसको हम वर्कर क्लास बोलते हैं। ये जो माइजरेबल क्लास है उसको बोलते हैं
प्रोलिटेरिएट। अच्छा, अब आगे आते हैं कि ये जो बुर्जुआजी है, ये जो ओनर है, ये मुख्तलिफ चीज़ें, स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉज, स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करता है। क्यों इस्टेब्लिश करता है? ताकि ये वर्कर को कंट्रोल कर सके और जो उसका अपना कैपिटल है उसको मैक्सिमाइज़ कर सके और क्या कर सके, और उसको सेव कर सके। ठीक है ना? तो इसलिए वो पूरा सिस्टम क्रिएट करता है। कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी की उसने एग्जांपल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की एग्जांपल क्यों दे रहा है? वो कहता है कि ये प्राइवेट थी जब इंडिया के अंदर आई थी, लेकिन जैसे ही म्यूटनी होती है इंडिया के अंदर 1857 में, 1858 में, देन ब्रिटिश गवर्नमेंट केम टू सपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जैसे ही उनके खिलाफ बगावत होती है, कंपनी को थ्रेट होता है, तो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर आ जाते हैं कंपनी को सपोर्ट करने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को बचाते हैं और क्या करते हैं, पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट थी, म्यूटनी आई, तो यहाँ से क्या साबित होता है? ये जितना भी स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, लॉज हैं, स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ये सारे जो ओनर्स हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो कंपनियों के ओनर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये होते हैं। ठीक है ना, सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए नहीं होते। अच्छा, दूसरी इसकी गवर्नमेंट, उसकी एग्जांपल है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज द योर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज, इन रिटर्न यू गिव प्रॉफिट टू कंपनीज आफ्टर लर्निंग। ये देखें कि कुछ इंजीनियर्स एक यूनिवर्सिटी में वजीफ़े के ऊपर, ठीक है ना, स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ते हैं। जब वो पढ़ लेते हैं तो वो अच्छे एक स्कॉलर, अच्छे स्टूडेंट, ठीक है ना, अच्छी डिग्री लेके आते हैं, उन्होंने सीख लिया होता है कि क्या उन्होंने करना है, टेक्निकल एजुकेशन वो ले लेते हैं। उसके बाद वो इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, ठीक है ना, वो इंडस्ट्रीज़ को अपना आउटपुट देते हैं, उस पर वो वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है ना। अब ये देखें, जो मैंने बताना था कि स्टेट ने उनको पढ़ाया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिए, प्रोवाइड किए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की। उसके बाद वो जब निकल के सीख के बाहर आते हैं तो वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उनमें काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट्स देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको एजुकेट किया स्टेट ने। मतलब ये कि ये जो स्टेट है ये उस ओनर के लिए बनाई गई है, वर्कर के लिए नहीं बनाई गई। आपको इस चीज़ की अब गालबन समझ आ गई होगी। और ये कि दिस इज़ इनडायरेक्ट प्रॉफिट फॉर स्टेट, क्योंकि स्टेट को वो टैक्स देता है, ठीक है ना, एंड डायरेक्ट प्रॉफिट फॉर ओनर्स, और जो ओनर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के उनके लिए डायरेक्ट प्रॉफिट है कि एक तरबियत याफ्ता बंदा, पढ़ा लिखा बंदा जिसको स्टेट ने तरबियत दी, वो डायरेक्ट किसके पास आ रहा है? उन्हीं के पास आ रहा है। अच्छा, अब आगे आते हैं, दिस इज़ इनडायरेक्ट प्रॉफिट फॉर स्टेट एंड डायरेक्ट प्रॉफिट फॉर ओनर्स। इंशाल्लाह आज मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को कोई इस तरह की परेशानी ना हो कि जिसमें आप लोग कहें कि कोई चीज़ मिस हुई है। अच्छा, अब एक मिनट के लिए ये देखें, व्हेन चेंज कम इन सुपर स्ट्रक्चर। वो कहता है कि सुपर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कब आता है। अब सुपर स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टेट, लॉज, कल्चर, आइडियोलॉजी और रिलीजन, ये सारे सुपर स्ट्रक्चर हैं जो कि इकोनॉमिक फाउंडेशन से भी अपर हैंड होते हैं। ओनली ओनर्स चेंज इट। आंसर इसका क्या है? सुपर स्ट्रक्चर कब चेंज होता है? ये जो लॉज हैं, ये स्टेट, लॉज, कल्चर, आइडियोलॉजी, रिलीजन, ये और इकोनॉमिक फाउंडेशन, ये दोनों मिल के ये एक सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो कहता है कि ये दोनों, ये पूरा सुपर स्ट्रक्चर जो है कि एक स्टेट है, वहाँ पे कैपिटलिज्म चल रहा है या सोशलिज्म चल रहा है या एग्रीकल्चरल सिस्टम चल रहा है, तो वो कहता है कि ये जो सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है जिसके अंदर एक इकोनॉमिक फाउंडेशन है, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, प्रोडक्शन हो रही है, वो कहता है ये कब तब्दील होता है। तो उसका आंसर कार्ल मार्क्स देता है कि जब ओनर चाहता है ये सुपर स्ट्रक्चर तब तब्दील होता है। ओनर कब चाहता है? वो कहता है इसकी दो कंडीशंस हैं। ओनर्स सुपर स्ट्रक्चर कब चाहता है चेंज हो? वो कहता है इसकी दो कंडीशन है। व्हेन मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज। वो कहता है कि जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जैसा कि पहले कोई मुल्क जो था वो एग्रीकल्चरल था,
ठीक है ना, बाद में उसको इंडस्ट्रियलिस्ट बना दिया गया। तो पहले जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो एग्रीकल्चर था, फसलें थी, ज़मीनें थी, ठीक है ना, दरख्त थे, क्रॉप्स थी, लेकिन सब्जियां थी। लेकिन जब उसका मोड चेंज होता है, इंडस्ट्री में आ जाता है, तो तब जो उसकी इनकम है वो इंडस्ट्रीज़ है, उनका रॉ मटेरियल है, उनकी प्रोडक्शन है, ठीक है ना, उनके क्लोथ्स हैं, मशीनरी है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है। तो अब मोड चेंज हो गया। पहले मोड एग्रीकल्चरल था, फसलें थी, ठीक है ना, खाने पीने की चीज़ें थी। अब जो है चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ जो प्रोड्यूस करती हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन हम कहते हैं कि चेंज हो गया, ठीक है ना, कि प्रोडक्शन का जो पूरा सिस्टम था वो कैसे तब्दील हुआ। अच्छा, अब ये चीज़ कनेक्टिविटी देखें ज़रा। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक फाउंडेशन की बात की, उससे पहले इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात की। इकोनॉमिक फाउंडेशन में हमने दो एलिमेंट्स बताए, ठीक है ना, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, एक रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने लेबर, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल की बात की, फिर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात की, ओनर और वर्कर का। फिर इसी को मज़ीद एक्सप्लेन हमने किया डार्विन की थ्योरी से। ये जो वर्कर है ये पैसा लेता है, ये जो ओनर है ये पैसा देता है। वर्कर बदले में काम करके देता है, ओनर बदले में प्रॉफिट लेता है। अच्छा, अब वो कहता है कि ओनर जो है, डार्विन की थ्योरी से वो कहता है कि उसी से इसने ये अखज़ की बात कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थे, कि ओनर चाहता है कि उसका जो बिज़नेस है वो मैक्सिमम हो, ठीक है ना, वो जितना बढ़ा सकता है बढ़ा ले। अगर उसको उसने ना बढ़ाया तो जिस तरह हम कह सकते हैं कि अगर उसने ना बढ़ाया तो वो तबाह हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की सुपर स्ट्रक्चर की, कि ये जो हमने इकोनॉमिक फाउंडेशन की बात की, ये जो इसमें रिलेशंस थे और प्रोडक्शन थे, ये इकोनॉमिक फाउंडेशन थी। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्टेट बोलते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, जिसमें इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लॉज होते हैं, रिलीजन होता है, हर चीज़ वो सारी जो हैं वो स्ट्रक्चर जो है उसको रन कर रही होती हैं, उस सिस्टम को, इकोनॉमिक फाउंडेशन को। तो उसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। वो कहता है ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ये प्योरली फ़ायदा देता है ओनर को। ओनर जो है वो इससे बेनिफिट लेता है, इससे फ़ायदा लेते हैं। जब ओनर है, ओनर फ़ायदा लेता रहा, सारा कुछ हो गया, वो कहता है कि कभी कभी ये सुपर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। लेकिन ये कब चेंज होता है, इस पे कॉल मार्क्स कहते हैं कि जब ओनर चाहता है सुपर स्ट्रक्चर तब तब्दील होता है, वर्कर इसको तब्दील नहीं कर सकते। अब दो क्लासेस बन गई सोसाइटी के अंदर, एक ओनर क्लास है, बुर्जुआजी जिसको बोला जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको हम बोलते हैं, कैपिटलिस्ट बोलते हैं, और एक वर्कर क्लास है जिसको प्रोलिटेरिएट बोलते हैं। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि ये सुपर स्ट्रक्चर कब तब्दील होगा। इसकी पहली कंडीशन उन्होंने बताई कि व्हेन मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस, कि जब एक सिस्टम इकोनॉमिक का चल रहा है वो किसी और सिस्टम में तब्दील हो गया इकोनॉमी के। कैसे? एक एग्रीकल्चरल सिस्टम था, वो इंडस्ट्रियलिस्ट सिस्टम हो गया। तो वो कहता है इसको हम कहते हैं कि जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है तो साफ ज़ाहिर सुपर स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। इसको मैं अब मज़ीद आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको ज़रा देखिएगा। अब जो पीछे हमने देखा एग्रीकल्चरल सिस्टम था और एक इंडस्ट्रियल सिस्टम था, वो अब उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा है कि बोथ कैपिटल ऑफ डिफरेंट काइंड्स, कि ये जो दोनों हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल सिस्टम, वो कहता है कि ये दोनों डिफरेंट काइंड्स के हैं। इनमें रॉ मटेरियल डिफरेंट है, इनमें टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, इनमें लेबर डिफरेंट है, ठीक है ना। ये तमाम जो हैं बोथ मोड्स जो हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन, इनमें ये तीनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। कैसे? एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर है, मोटर है, ट्यूबवेल है, डीजल इंजन है, और उसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर जनरेटर है, हमारे पास मशीनरी हैं बड़ी बड़ी, ठीक है ना, कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल हैं। रॉ मटेरियल हमारे पास वहाँ पे बीज है एग्रीकल्चर के अंदर, उधर रॉ मटेरियल केमिकल्स हैं, सिंथेटिक रबर्स हैं, ठीक है ना, आयरन है, स्टील है, ठीक है ना। लेबर, अब स्किल्ड लेबर इंडस्ट्रीज़ में जो है वो और तरह की है, उन्होंने मशीनें जो हैं उनको मेंटेन करना है, उनकी मेंटेनेंस को देखना है, और जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो व्हेन मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज देन सुपर स्ट्रक्चर आल्सो चेंज्ड। वो कहता है कि जब
एग्रीकल्चरल सिस्टम से इंडस्ट्रियल सिस्टम में तब्दील होता है, सिस्टम मोड तब्दील होता है, इकोनॉमी चेंज होती है, शिफ्ट करती है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है, तो वो जो सुपर स्ट्रक्चर है वो भी तब्दील हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि एक सुपर स्ट्रक्चर किसी एक सिस्टम के लिए होता है, किसी एक मोड ऑफ प्रोडक्शन के लिए होता है। तो जब मोड ऑफ प्रोडक्शन तब्दील हुआ तो सुपर स्ट्रक्चर भी तब्दील हो जाता है। कैसे? वो कहता है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी चेंज फॉर रूरल एंड अर्बन सिटीजन्स। हम देखते हैं कि रूरल सिस्टम जो है वो एग्रीकल्चरल है, ठीक है ना, और जो अर्बन सिस्टम है यहाँ पे साफ ज़रा इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो अब दो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, रूरल में अलग, अर्बन में अलग। तो यहाँ पे देखें कि सुपर स्ट्रक्चर के अंदर दोनों में अगर डेमोक्रेसी चल रही है तो वो कहता है कि दोनों में जो डेमोक्रेसी है उसका जो मोड है वो दोनों में आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है अलग है। अब कैसे? वी कॉल्ड इट एजुकेशन। हम देखते हैं कि देहातों के अंदर एजुकेशन कम दी जाती है, एजुकेशन ज़राअत के मुतालिक दी जाती है, पेस्टिसाइड्स के मुतालिक, ठीक है ना, वो जो छोटे मोटे बिजनेस हैं उसके मुतालिक दी जाती है। और जो शहर हैं वहाँ पे जो एजुकेशन है वो इंडस्ट्रीज़ के मुतालिक होती है, डॉक्टर्स हेल्थ के मुतालिक होती है, ठीक है ना। तो ये एक पूरा सिस्टम अलग अलग होता है। तो हम कहते हैं कि शहरों में एजुकेशन ज़्यादा है, लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि नहीं, ये जो ओनर हैं वो ये कंडीशन जो है उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके मुताबिक अर्बन सिटीजन्स वी कॉल्ड इट एजुकेशन बट मार्क्स सेज इट्स द ओनर हु क्रिएट्स द कंडीशन टू चेंज द आइडिया। अच्छा, वो कहता है कि ये ओनर है जो आइडिया को तब्दील करता है। अगर ओनर चाहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो वो एजुकेशन भी वहाँ के लोगों को उसी तरह की देगा, वहाँ के लॉज भी उसी तरह के बनेंगे, ठीक है ना, वहाँ के गवर्नमेंट्स भी उसी तरह की बनेगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है सुपर स्ट्रक्चर जिसको हमने कहा वो तब्दील हो जाएगा। अब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देखें ज़रा, रूरल जो है उनमें कंजर्वेटिव लोग होते हैं, ठीक है ना, और जो अर्बन है वहाँ पे लिबरल किस्म का दीन होता है, लिबरल किस्म का रिलीजन होता है। मज़ीद मैं इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करूँ तो देहातों के अंदर कंजर्वेटिव सिस्टम जो है वो सूट करता है फ्यूडलिज़म को, ठीक है ना, वो सूट करता है वहाँ के जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब ये कि एग्रीकल्चर को सूट करता है कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिव रिलीजन। इसलिए वहाँ का जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें कंजर्वेटिव रिलीजन है, और जो शहरों का सिस्टम है वहाँ पे जो रिलीजन है वो लिबरल है, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, फैशंस हैं, ये सारा कुछ। आगे देखें ड्रेस कोड ऑफ रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़, वो भी तब्दील हैं, वो भी चेंज हैं, डिफरेंस है उसमें। ओनर्स इन रूरल एरियाज़ आर लैंडलॉर्ड्स, ओनर्स इन अर्बन एरियाज़ आर इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर्स। तो दोनों के आइडियाज़ में, दोनों के सुपर स्ट्रक्चर में बड़ा फ़र्क है। फॉर रूरल ओनर्स, जो रूरल के हैं लोग, अब वो किस किस्म का स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बंदे को अक्लमंद होना ज़रूरी नहीं है, मतलब अनएजुकेटेड जो पीपल हैं वो भी उनके लिए काम कर सकते हैं। और हार्ड वर्किंग हो, हेल्दी हो, इसलिए वो उसको खुराक भी बड़ी प्योर देते हैं, मक्खन दे देते हैं, घी दे देते हैं, ठीक है ना, खाना पीना अच्छा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके लिए खेतों में काम करना है, उन्होंने उनके लिए मवेशियों को पालना है, मतलब सख्त किस्म के काम करने हैं उन्होंने। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अर्बन ओनर्स हैं, उनके लिए एक समझदार बंदे का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा पहलवान हो, ठीक है ना, उनके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि प्योर खुराक उनको देनी चाहिए, जैसा कि देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया। उनके लिए तो ये है कि बंदा अक्लमंद हो और उनकी फैक्ट्री को रन कर सके और बैठ के काम कर सके। लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स हैं, देहातों के लोग हैं, ओनर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो मुलाजिम हो वो हेल्दी हो, ताकि वो बहुत ज़्यादा काम कर सके, हार्ड वर्क कर सके। अच्छा, अब देहातों का जो सिस्टम है वो एग्रीकल्चरल है, तो वहाँ का सुपर स्ट्रक्चर उसके मुताबिक है, ठीक है ना। और जो शहरों का सिस्टम है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वहाँ का जो कल्चर है वो उनके मुताबिक है। अब आगे आते हैं, आगे वो क्या कहता है, वो कंजर्वेटिव रूरल कल्चर इज सूटेबल फॉर रूरल ओनर्स, लिबरल अर्बन कल्चर इज सूटेबल फॉर अर्बन ओनर्स। कैसे? लिबरल कल्चर किस तरह सूट कर रहा है अर्बन ओनर्स को, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं, फ़र्ज़ करो फैशन की इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने मेकअप, सुर्खी पाउडर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, परफ्यूम्स बोलते हैं,
ब्रांडेड शूज़ बोलते हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, फैशन है, वो सारे शहर के लोगों को उन्होंने करवाए होते हैं। उन्होंने एक वेल सूटेड बूटेड आदमी को बिठाया होता है या वेमेन को बिठाया होता है, लेडी को बिठाया होता है, तो वो एक फ़ैशन को प्रमोट कर रहे होते हैं ताकि लोग वो ख़रीदें, वो पहने, उनकी चीज़ें बिकें, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में वो यही चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो कंजर्वेटिव कल्चर है वो अर्बन ओनर्स को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनका जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो उनका मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो चेंज है फ्रॉम द मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अर्बन ओनर्स। वहाँ एक जगह पे एग्रीकल्चरल सिस्टम है, एक जगह पे इंडस्ट्रियलाइज सिस्टम है। ओनर चेंजेस द सुपर स्ट्रक्चर टू चेंज द मोड ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट। अच्छा, ओनर वो कहता है कि उस वक्त इसको तब्दील करता है जब उसको प्रॉफिट चाहिए होता है, प्रॉफिट को वो बढ़ाना चाहता है। अब प्रॉफिट को क्यों बढ़ाना चाहता है? फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैंने ये पीछे आपको बताया। यहाँ तक मैंने आपको बताया, डार्विन की थ्योरी बताई, फिर सब्सिडीज़ बताई, ये सारा कुछ बताया। फिर मैंने कहा कि ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ये क्या है। फिर सुपर स्ट्रक्चर मैंने बताया कि ये कब तब्दील होता है। उसकी पहली कंडीशन ये है कि जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन में मैंने बताया कि फ़र्ज़ करो दो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, एक एग्रीकल्चरल है और एक क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो वो कहता है कि ये सुपर स्ट्रक्चर तब तब्दील होगा जब एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन में। हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल बनेंगे तो ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ये चेंज करेंगे, तो तब सुपर स्ट्रक्चर तब्दील होगा, तो तब आगे जाके वो सिस्टम सूटेबल होगा फॉर द प्रॉफिट। तो ये सुपर स्ट्रक्चर वो कहता है सिर्फ ओनर ही तब्दील करते हैं। और कंडीशन मैंने आपको पहले बताई कि मोड ऑफ प्रोडक्शन पहला तब्दील हुआ तो सुपर स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट के लिए ओनर्स करते हैं। अब आते हैं इससे नेक्स्ट पेज के ऊपर। मैं आप लोगों को तफसील से बताया जा रहा हूँ और ये भी मेरी कोशिश है कि किसी किस्म को आपको परेशानी ना आए और आपके जो नोट्स हैं आपको ये सही से आप पढ़े जा सकें आपसे। अच्छा, अब देखें, वी थिंक दैट डेमोक्रेसी इज़ फ्लरिशिंग बट देयर आर ओनर्स हुज इंटरेस्ट आर बीइंग चेंज। हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी परवान चल रही है, लेकिन बेसिकली वो ओनर्स के इंटरेस्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो हम शिफ्ट कर जाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। हमने यहाँ पे बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स देखे, जैसे जहांगीर तरीन है, वो एग्रीकल्चरल सिस्टम से इंडस्ट्रीज़ उसने लगाई, उसने ट्रांसफॉर्मेशन की। तो हम वही कह रहे हैं कि हमारे मुताबिक, सोसाइटी के मुताबिक डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही है, लेकिन वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, सुपर स्ट्रक्चर में ये जो तब्दीली आ रही है। तो वो कहता है ये ओनर्स की वजह से है, ये वर्कर्स की वजह से नहीं है, ये ओनर क्लास की वजह से है। सोसाइटी में दो क्लासेस हैं, एक ओनर है और एक वर्कर है। Where we need सोशो पोलिटिकल चेंजेस, वो कहता है कि ये सोशो पोलिटिकल चेंजेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। इट्स इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स, वो कहता है कि ये ओनर्स हैं जो एक डिमांड क्रिएट करते हैं, डिबेट स्टार्ट करवाते हैं, वो इस पूरे सिस्टम को तब्दील करते हैं। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स डिसाइड एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द सोसाइटी। यहाँ से देखें, अब वो जो इकोनॉमी है कि एग्रीकल्चर होगी तो कौन सा सिस्टम होगा, एग्रीकल्चर से अगर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके आते हैं तो वो जमहूरी निज़ाम लेके आ जाते हैं, ठीक है ना। कैपिटलिस्टिक सिस्टम लेके आते हैं तो जमहूरी निज़ाम लेके आते हैं। तो यहाँ पे उसी इकोनॉमी ने डिसाइड किया ना कि सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ लेके आनी है। अच्छा, यहाँ पे इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है सो इकोनॉमिक फैक्टर्स डिसाइडेड एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द सोसाइटी। अच्छा, क्योंकि अब यहाँ पे एक मोनार्कियल सिस्टम से हम देखते हैं कि जमहूरी निज़ाम आ जाता है। वो किस वजह से आता है? वो इसी मोड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने की वजह से, वो सुपर स्ट्रक्चर को चेंज करने की वजह से आता है। अच्छा, पहली कंडीशन तो हमने बता दी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जब तब्दील होता है तो सुपर स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। दूसरी कंडीशन, व्हेन देयर इज़ क्लैश बिटवीन ओनर एंड वर्कर, वो कहता है कि ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, एक रीज़न तो मोड ऑफ प्रोडक्शन होगी सुपर स्ट्रक्चर में तब्दीली की। वो कहता है कि जब दूसरी कंडीशन ये है कि जब सुपर स्ट्रक्चर तब्दील होता है वो तब होता है जब वर्कर और ओनर के आपस में क्लैशेज आते हैं। वो क्लैशेज क्यों आते हैं ये ज़रा देखिएगा। When there is clash between owner and worker, class conflict starts।
अब कैसे क्लास सोसाइटी के अंदर मार्क्स ने कहा कि दो क्लासेस हैं, एक ओनर क्लास है और एक वर्कर क्लास है। वो कहता है कि जब ये दोनों का आपस में इख्तलाफ होता है किसी चीज़ के ऊपर, तो तब भी सुपर स्ट्रक्चर जो है ओनर जो है उसको तब्दील कर देता है। कैसे? वो इंक्रीमेंट्स बढ़ा देता है, वो बोनस बढ़ा देता है, वो सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस को मुतारिफ करवा देता है। दिस ऑल विल बी डन थ्रू स्टेट। वो कहता है ये सारी चीज़ें वो स्टेट के ज़रिए, लॉज के ज़रिए, सिस्टम के ज़रिए, इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए करवाता है, क्योंकि यही इंस्टीट्यूशन वो कहता है कि ओनर अपने इस्तेमाल के लिए, बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा, फिर यही स्टेट जो है कंसेप्ट ऑफ मिनिमम इनकम का को मुतारिफ करवाती है कि एक वर्कर की कम से कम आमदनी ये होगी। तो वो ये क्यों करती है? सो टू अवॉइड रिवोल्ट्स, ताकि ये जो वर्कर हैं ये रिवोल्ट ना करें और ये जो सिस्टम है, ये जो सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ये इसी तरह चलता रहे। एंड इन ऑर्डर टू चेंज सुपर स्ट्रक्चर, दिस इंटायर डिबेट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। अब हमने एक ही टर्म यूज़ की, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ये जो इकोनॉमी है ये हर चीज़ तय करती है कि स्टेट के अंदर क्या होगा, ठीक है ना। फिर हमने देखा इकोनॉमिक फाउंडेशन की बात की, उसके हमने दो एलिमेंट्स की बात की। दो एलिमेंट्स ये थे, एक था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसमें लेबर, टेक्नोलॉजी और वर्कर हैं, ठीक है ना, रॉ मटेरियल है, और एक तरफ रिलेशन है वर्कर और उसके। फिर हम उसको मज़ीद आगे लेके आए डायलेक्टिक उसके ऊपर, डार्विन की थ्योरी के ऊपर, कि ओनर हर सूरत अपना जो है प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मार्क्स के मुताबिक वो तबाह हो जाएगा। अच्छा, जब वो अपने सिस्टम को, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करता है तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। कभी तो वो एग्रीकल्चर पे रहता है, लेकिन उसको लगता है कि इंडस्ट्रीज़ में प्रॉफिट ज़्यादा है तो वो मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करता है। तो वो कहता है कि इसके अंदर एक सुपर स्ट्रक्चर है जो उस इकोनॉमी को चला रही होती है। फ़र्ज़ करो एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, तो वहाँ पे जो सुपर स्ट्रक्चर है वो वहाँ की जो इकोनॉमी है उसके लिए है, ठीक है ना। तो वो उस इकोनॉमी से प्रॉफिट लेता है, सुपर स्ट्रक्चर उस इकोनॉमी को रन करता है, जिसमें लॉज हैं, स्टेट है, गवर्नमेंट है, ये सारे। तो ये प्रॉफिट देते हैं उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, उस ओनर्स को। अच्छा, फिर हमने आगे देखा कि ये जो सुपर स्ट्रक्चर है ये दो वजह से तब्दील होता है। पहली वजह है चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि हम एग्रीकल्चर से अगर एक ओनर अपने सिस्टम को लेके जा रहा है इंडस्ट्रियल सिस्टम की तरफ, तो ये सुपर स्ट्रक्चर वो तब्दील करवाता है अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। और दूसरा ये कि जब दो जो क्लासेस हैं सोसाइटी के अंदर, एक सोसाइटी है, एक क्लास है सोसाइटी के अंदर ओनर क्लास, बुर्जुआजी क्लास, और एक सोसाइटी के अंदर क्लास है वर्कर क्लास। तो दोनों हम देखते हैं कि इनमें कोई क्लैश आता है किसी चीज़ के ऊपर। फर्ज करो वर्कर कहता है कि आप मुझसे काम ज़्यादा ले रहे हो और पैसे कम दे रहे हो, ठीक है ना, तो आप मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हो। और ओनर इस चीज़ पे क्लैश कर रहा है कि आप लोग प्रोडक्शन कम कर रहे हो, या वो हर सूरत अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्रों में है। तो उनमें जो क्लैशेस पैदा होते हैं, ठीक है ना, तो इसकी वजह से भी सुपर स्ट्रक्चर को तब्दील किया जाता है। तो वो जो ओनर है वो किसी हद तक उसको मुतमईन करने के लिए वर्कर को वो थोड़ा सा सुपर स्ट्रक्चर में तब्दीली ले आता है। तो वर्कर को लगता है कि ये सारा कुछ मेरे हक में है, लेकिन बेसिकली वो सारा कुछ ओनर के हक में होता है। तो ये पूरी जो डिबेट हमने की इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो अगला जो हमारा है वो है कंसेप्ट ऑफ सुपर सरप्लस वैल्यू। इसको हम बड़ी डिटेल से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को देखा, अब हम देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू क्या है? हमने कहा था कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसके 4 पॉइंट हैं, एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म और एक सरप्लस वैल्यू, एक क्लास स्ट्रगल, एक डायलेक्टिक हिस्ट्री। अब हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करने लगे हैं। मुझे यकीन है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, उसका पॉइंट कि इकोनॉमी जो है वो हर चीज़ को डिटरमाइन करती है, पूरा
सिस्टम जो है, पूरा जो सुपर स्ट्रक्चर है वो तब्दील हो जाता है इकोनॉमी की वजह से। इकोनॉमी डिसाइड करती है कि एक स्टेट के अंदर सुपर स्ट्रक्चर, लॉज, गवर्नमेंट, स्टेट किस तरह की होगी। उसको हमने पूरे तसल्ली के साथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिटेल से बता दी। अब कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? वो कहता है कि अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, फ़र्ज़ करो मैं 50 रुपए का एक पेन बनाता हूँ, 40 रुपए का एक पेन बनाता हूँ और उसको 50 रुपए में सेल करता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट 10 रुपए आता है। तो मेरी जो कॉस्ट थी उसको बनाने की 40 रुपए थी, और जो उसको मैंने बेचा 50 का बेचा, जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो 10 रुपए का होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इस कास्ट ओवर में कम करूँगा। फ़र्ज़ करो मैं 40 से 35 पे लेके आता हूँ, तो 5 रुपये बच सकते हैं। तो 50 का मैंने बेचा तो प्रॉफिट 15 रुपये हो सकता है, ठीक है ना। या फिर मैं इसकी जो मिकदार है इसको बढ़ा दूँ, 50 से 55 कर दूँ, इस तरह भी मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है। या 50 से 60 भी कर सकता हूँ। तो अब ये देखें कि एक चीज़ मार्केट में हर कंपनी 50 की बेच रही है, जब मैं वो 60 में बेचूंगा तो मेरी चीज़ बिकेगी नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो कॉस्ट है इसको कम करने की कोशिश करूँगा कि मैं 40 से उसको 35 पे ले आऊँ, 35 से 30 पे ले आऊँ, जितना मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकता हूँ वो कर सकूँ, क्योंकि मैंने मार्केट में भी रहना है और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी लेना है। तो इसको देखें ज़रा। टू गेन प्रॉफिट ओनर शुड रोज़ सेलिंग प्राइस, कि ओनर जो है उसको या तो फिर अपनी जो सेलिंग प्राइस है वो 50 से 60 कर देनी चाहिए ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो, और लिसन कास्ट प्राइस, या फिर उसको ये मिकदार जो है 40 से जो कॉस्ट उस पर आई उसको 35 कर दे या 30 कर दे। अच्छा, इफ़ प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली देन पीपल विल नॉट बाय देम। वो कहता है कि अगर प्रोडक्ट्स महंगी होंगी, 50 से एक चीज़ पेन को वो 60 रुपये का बेच रहा है तो वो लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो महंगी है। सो ओनर ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट प्राइस। तो ओनर क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि कॉस्ट प्राइस जो है उसको कम कर सके। कॉस्ट प्राइस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फ़र्ज़ करो एक पेन बनाने के लिए मुझे क्या चीज़ ज़रूरत है? एक रॉ मटेरियल ज़रूरत है, एक मशीनरी ज़रूरत है जिसके अंदर वो बनेगा, और एक लेबर ज़रूरत है जो ये पूरी चीज़ काम करेगी, जिसके लिए ये पूरी चीज़ बनाने में जो वर्क कर रही है, लेबर। अच्छा, अब देखें कि जो रॉ मटेरियल है इसका जो प्लास्टिक है, ठीक है ना, वो हम जहाँ से भी मंगवा रहे हैं उसका तो फिक्स रेट है, वो कभी भी कम नहीं होगा। टेक्नोलॉजी है, मशीनरी जो है उसका भी फिक्स रेट है कि अगर एक मशीनरी 10,000 की आई तो बाद में भी 10,000 में आनी है, उससे मज़ीद कम नहीं होगी। तो जो चीज़ को चेंज किया जा सकता है वो लेबर है। अगर एक मज़दूर हम 200 में रख रहे हैं तो हम उसको 150 में रख लें, ठीक है ना, या कोई सस्ता मज़दूर ढूंढ लें मार्केट से। तो वो कहता है कि सिर्फ इसी चीज़ को तब्दील किया जा सकता है। रॉ मटेरियल भी कास्ट उसमें प्रोडक्शन में चेंज कम नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी भी उसके भी पैसे कम नहीं हो सकते, सिर्फ जो लेबर है उसकी कास्ट में हम कमी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, लेट मी चेक इट कि ये क्लियर आ रहा है सारा। यस, वो कहता है ओनर नोज द नेचुरल डिफेक्ट ऑफ लेबर। ओनर को पता है कि वर्कर का नेचुरल डिफेक्ट क्या है। ही एक्सप्लॉइट द वर्कर बाय रिड्यूसिंग हिज सैलरी। वो चाहता है कि वो क्या करता है, उस कॉस्ट को कम करने के लिए वो वर्कर की सैलरी कम कर देता है, या फिर उसके वर्किंग आवर्स जो हैं वो बढ़ा देता है। फ़र्ज़ करो एक मुलाजिम है, 10,000 के ऊपर, 10,000 तनख्वाह के ऊपर, माहाना के ऊपर वो डेली 8 घंटे काम करता है। अब उन्होंने उसके 4 घंटे बढ़ा दिए कि आपने अब 12 घंटे काम करना है। अगर 12 घंटे काम नहीं करेंगे उसी 10,000 में तो आप इंडस्ट्री से निकल जाए, हम किसी और को ले आते हैं। तो इस तरह वो कहता है कि वो एक्सप्लॉइट करता है वर्कर को, ठीक है ना। मोर वर्क लेस सैलरी, ही सर्वाइव्ड, हिज सर्वाइवल इज़ एट स्टेक। अब ये देखें कि एक वर्कर 12 घंटे काम कर रहा है और उसको सैलरी वही मिल रही है, उसकी सेहत पे इफ़ेक्ट होना है, उसके खाने पीने पे होना है, और उधर से उन्होंने उसकी सैलरी भी कम कर दी। तो
इससे उसका जो सर्वाइवल है वो थोड़ा ख़तरे में आएगा। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स सरप्लस वैल्यू को बयान करता है। एक्स्ट्रा मनी अर्न बाय ओनर इज कॉल्ड सरप्लस वैल्यू। अब जो कॉस्ट कम की उसने किस तरह की, उसने वर्कर के पैसे कम किए, वो जो पैसे बचे हैं, वो जो एक्स्ट्रा मनी आई है, ठीक है ना, वो कहता है इसको हम सरप्लस वैल्यू कहेंगे। और ये किस तरह उसने ली, उसने वर्कर की तनख्वाह कम की, वर्कर की मेहनत ज़्यादा की। इफ़ वर्कर रेजिस्ट देन सुपर स्ट्रक्चर प्ले इट्स रोल। अगर इस मौके पे वर्कर मूवमेंट्स करता है, रेजिस्ट करता है, प्रोटेस्ट करता है, ठीक है ना, स्ट्राइक्स करता है, तो जो स्टेट है, जो सुपर स्ट्रक्चर है, वो अपना किरदार अदा करता है। सुपर स्ट्रक्चर ओनर को प्रोटेक्ट करता है, वो इन मुलाजमीन पे को दबाव में डालता है, कभी थाने की बात करता है, कभी अदालतों की बात करता है, कभी कचहरी की बात करता है, ठीक है ना, कभी मार की बात करता है, कभी कवानीन को आड़े लेके आता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो पूरे प्रेशर हैं, कभी लॉज की बात करता है, वो कभी रिलीजन की, यार इखलाकी तौर पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, तो कभी मज़हब की बात करता है, कभी सोशल सिस्टम की बात करता है। तो इस तरह वो सरप्लस जो वैल्यू है वो बढ़ा लेता है अपनी। तो अब मैंने सरप्लस वैल्यू बताई कि वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करके एक ओनर जितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाता है उसको हम सरप्लस वैल्यू बोलते हैं। एक्स्ट्रा मनी अर्न बाय ओनर इज कॉल्ड सरप्लस वैल्यू। अब कार्ल मार्क्स की दो चीज़ें मैंने आपको समझा दी। एक मैंने आपको इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म समझा दिया, एक मैंने आपको सरप्लस वैल्यू समझा दी कि एक चीज़, एक पेन, फ़र्ज़ करो यही मेरे पास पॉइंटर है, हाईलाइटर है, इस पे जो लागत है, जो ख़र्च है, वो 40 रुपये आता है, ठीक है ना। तो इसको जो मैंने बेचा 50 में बेचा, तो जो मुझे प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि अपना प्रॉफिट बढ़ाऊँ, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि प्रॉफिट बढ़ाऊँगा तो सर्वाइवल होगा, नहीं बढ़ाऊँगा तो तबाह हो जाऊँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रोडक्शन, इसका प्रॉफिट बढ़े। इसको दो तरीक़ों से कर सकता हूँ, या तो फिर मैं इसकी कीमत बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, मैंने 50 में बेची तो मैं इसको 55 में बेचने लग जाऊँ, या मैं इसको 60 में बेचने लग जाऊँ। या फिर एक और काम कर सकता हूँ, इसकी कॉस्ट में कमी लेके आ सकता हूँ। ये 40 में बना था, मैं कोशिश करूँ इसको 35 में बना लूँ। तो 35 में बनाने के लिए मुझे 3 चीज़ों में कोई कमी करनी पड़ सकती है। या तो रॉ मटेरियल मुझे सस्ता मिले, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो मार्केट में जिस रेट पे मिल रहा है उससे कम तो हो ही नहीं सकता। या फिर मुझे मशीनरी सस्ती मिले, वो मेरे बाप के बेटे तो है नहीं कि मुझे मशीनरी सस्ती में देंगे। तो फिर एक ही काम हो सकता है कि जो वर्कर मेरे पास काम कर रहे हैं उनका मैं वक्त बढ़ा दूं, कि आप लोग 8 घंटे काम कर रहे हो तो अगले 4 घंटे मुझे फ्री में करके दो। अगर आप 12 घंटे काम नहीं करोगे तो मैं आपको निकाल दूंगा। तो ये रीज़न हो सकती है, ऐसे काम हो सकता है। अच्छा, अब ज़रा आगे देखते हैं। वो कहता है कि कार्ल मार्क्स कहता है ये जो एक्स्ट्रा मनी वो कमाता है 5 रुपये 10 रुपये ऊपर के, ठीक है ना, वर्कर को एक्सप्लॉइट करके, उससे ज़्यादा वर्क करवा के, इसको एक्स्ट्रा मनी जो वो अर्न करता है इसको कहते हैं सरप्लस वैल्यू। इसलिए यहाँ पे वो कहता है कि ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, अगर वर्कर जो है वो कहता है कि नहीं मैं ये कवानीन नहीं मानता, तो फिर सुपर स्ट्रक्चर अपना रोल प्ले करता है। वो कवानीन जो रिलीजन है, वो जो इकोनॉमी है, वो जो सोशल नॉर्म्स हैं, वो जो लॉज हैं, वो जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे मुतहर्रिक होते हैं वो ओनर के हक़ के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर कार्ल मार्क्स कहता है ये जो वर्कर क्लास है दिस इज़ पेरिशेबल। वर्कर क्लास वो कहता है पेरिशेबल है। तो दो टर्म्स, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म और इसके साथ मैंने आपको समझाया सरप्लस वैल्यू। यहाँ पे अब आगे कनेक्टिविटी में कर रहा हूँ क्लास स्ट्रगल की। ये थर्ड पॉइंट है कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का। पहला इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, दूसरा हमारे पास क्या हुआ सरप्लस वैल्यू। अब हम आते हैं क्लास स्ट्रगल के ऊपर। बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सप्लोइटेशन, वो जो एक्सप्लोइटेशन की ओनर ने वर्कर की, उसकी मजदूरी कम की, उसके टाइम पीरियड बढ़ा दिया वर्किंग का, तो इसी को बात कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सप्लोइटेशन ऑफ वर्कर्स ओनर हैड क्रिएटेड सुपर स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैम। ओनर ने उनको कंट्रोल करने के लिए सुपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो मैंने आपको बताया, स्टेट है, लॉज हैं,
गवर्नमेंट्स हैं। सो वर्कर नॉट रियलाइज दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। वर्कर्स को लगता है कि स्टेट इसी तरह चलती होती है, इसी तरह निज़ाम इस ज़िंदगी चलता होता है, तो उनको लगता है कि वो एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे। बट ग्रेजुअली वर्कर्स रियलाइज दैट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड ओवर द टाइम। लेकिन वक्त के साथ साथ जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको समझ आ जाती है कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा हक मार रहे हैं। दे रियलाइज दैट हाउ देयर लेबर वैल्यू इज़ स्टोलन बाय द ओनर्स, कि उनकी जो जमा पूंजी है, उनकी जो वैल्यू है वो किस तरह छीनी जा रही है। दे डिमांड जस्टिस एंड डेवलप अ हॉस्टाइल एंड सम काइंड ऑफ रीसेंटमेंट क्रिएटेड बिटवीन दैम, कि वो जब रेजिस्ट करते हैं कि इस कीमत पे हम नहीं आएंगे, आप हमें 8 घंटे की जो तनख्वाह देते थे, अब आप वही तनख्वाह देते हैं लेकिन काम आप 12 घंटे लेते हैं, या फिर आप वही 8 घंटे काम लेके आप हमारी तनख्वाह जो है आधी कर देते हो या कम कर देते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए वो इकट्ठे होके इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जब ये ख़िलाफ़ होते हैं तो इनमें जो क्लैश आता है, ओनर वर्कर कहते हैं आप हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, ओनर कहते हैं नहीं तनख्वाह नहीं बढ़ानी, कम करनी है, तो वो सरप्लस वैल्यू के चक्रों में होते हैं, ठीक है ना। और वर्कर्स जो हैं वो सर्वाइवल के चक्रों में होते हैं, उनका जो सर्वाइवल है वो अंडर थ्रेट होता है। तो ये जो इनके दरमियान क्लैश कॉन्फ्लिक्ट होता है, पैदा होता है, कार्ल मार्क्स इस चीज़ को क्लास स्ट्रगल बोलता है। अच्छा, कार्ल मार्क्स कॉल्ड इट क्लास स्ट्रगल विच इज़ caused by exploitation by the owners। वो कहता है ये जो क्लास स्ट्रगल स्टार्ट होती है ये एक्सप्लोइटेशन से स्टार्ट होती है जो ओनर्स करते हैं। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। सुपर स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स ओनर, फिर इस मौके पे आप जब दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं वर्कर्स ओनर्स के ख़िलाफ़, उन्होंने एहतजाज किया, इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो उस वक्त जो स्टेट है वो कहता है वो मुतहरिक होती है, ठीक है ना। सुपर स्ट्रक्चर मुतहरिक होता है और वो सपोर्ट करता है ओनर को, कभी वो पुलिस गर्दी के ज़रिए, कभी आर्मी के ज़रिए, कभी लॉज के ज़रिए, ठीक है ना, कभी दीन के ज़रिए, ठीक है ना, मज़हब के ज़रिए, तो कभी सोशल नॉर्म्स के ज़रिए। क्लैश बिटवीन ओनर एंड वर्कर बिकॉज ऑफ सरप्लस वैल्यू इज़ कॉल्ड क्लास स्ट्रगल। इनके दरमियान उस सरप्लस वैल्यू से जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम क्लास स्ट्रगल बोलते हैं। अब आगे कार्ल मार्क्स कहता है द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। वो कहता है कि हर कुछ अरसे बाद, 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी, ठीक है ना, 2 सदियों के बाद, 3 सदियों के बाद एक क्लैश आता है, ठीक है ना, बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट। हैव्स यहाँ पे हमारे पास ओनर्स हैं, हैव नॉट जो हैं वो वर्कर्स हैं जिनके पास कुछ नहीं है। ओनर्स एंड वर्कर्स एंड बोर्जुआजी एंड प्रोलिटेरियट, ठीक है ना। वो कहता है कि इनके दरमियान एक क्लास स्ट्रगल होती है। क्लास स्ट्रगल कैसे? अब सोसाइटी के अंदर क्लासेस ही दो बना दी उसने, एक ओनर क्लास है, एक वर्कर क्लास है। इन्हीं के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो क्लैश है अपने राइट्स के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, इसको हम क्लास स्ट्रगल बोलते हैं। अच्छा, इसको मैं अब दोबारा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आया होगा क्लास स्ट्रगल वाला। ये क्लास स्ट्रगल है, ठीक है ना। इसको अब गौर से आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। सुपर स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स ओनर तक 1 मिनट के लिए मैं रहने देता हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पॉज करके आप लोगों ने लिख लिया होगा क्योंकि ये क्लियर हो रहा है। फिर आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये अब देखिए, इसको भी अब गौर से देख लें। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। मैंने क्लास स्ट्रगल के दरमियान ये आपको समझाया है, वो जो पीछे सरप्लस वैल्यू थी उसको मैंने कनेक्ट किया क्लास स्ट्रगल के ऊपर। सरप्लस वैल्यू ये थी कि ओनर जो है वो वर्कर को एक्सप्लॉइट करके जो अर्निंग करता है, वर्कर की तनख्वाह कम करके या उसके वर्किंग आवर्स बढ़ा के जो प्रॉफिट कमाता है उसको सरप्लस वैल्यू बोलते हैं। अब वो कहता है ये जो वर्कर क्लास है इसको कुछ अर्से बाद समझ आती है कि ये तो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये रेजिस्ट करते हैं
कि नहीं आप हमारे राइट्स बढ़ाएं, आप हमारी तनख्वाह बढ़ाएं, आप हमें प्रोटेक्शन दें, ठीक है ना, आप हमें फैसिलिटीज़ दें, आप हमें होम्स दें, तो शेल्टर दें, फूड दें, क्लोथ्स दें, प्रोटेक्शन दें। तो वो जब डिमांड्स बढ़ाता है अपनी, एक क्लैश कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है ओनर और वर्कर के दरमियान, तो इसको हम बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। तो आगे देखते हैं हम क्लास स्ट्रगल, सरप्लस वैल्यू, ये चीज़ें हमने देख ली। अब जो लास्ट हमारा टॉपिक है डायलेक्टिक हिस्ट्री, अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं। डायलेक्टिक हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म क्या है, ठीक है ना, आइडिया ऑफ डायलेक्टिक क्या है, इसको आपने डिटेल से समझना है। हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए, 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए कॉल मार्क्स के। अब हम जो लास्ट वन है, 4th वन है डायलेक्टिक हिस्ट्री, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसकी थ्योरी में सिर्फ 4 ही पॉइंट थे। एक था हमारे पास इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, उसके बाद सरप्लस वैल्यू, उसके बाद क्लास स्ट्रगल। अब डायलेक्टिक हिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं हम। डायलेक्टिक हिस्ट्री क्या है, ये मेन पॉइंट है, इसको आपने गौर से देखना है। वो कहता है ये जो क्लास स्ट्रगल है, इनके दरमियान जो क्लैश हुआ, वो कहता है ये दोनों मिल बैठ के, फ़र्ज़ करो वर्कर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पैसे बढ़ाए जाएं, हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ दी जाएं हमें, ठीक है ना, वो अपनी जो डिमांड्स करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो ओनर्स किसी हद तक उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ले दे के काम, एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, सुपर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना, एक नई इकोनॉमिक फाउंडेशंस आती हैं, तो वो फिर कुछ अरसा चुप कर जाते हैं वर्कर्स। फिर वक्त के साथ साथ दोबारा उस वक्त के मुताबिक कुछ और डिमांड्स निकल आती हैं वर्कर्स की, तो फिर क्लैश उनमें स्टार्ट होता है। तो फिर कहीं जाके वो एग्रीमेंट करते हैं, किसी एक पॉइंट पे वो एग्री होते हैं कि हम आपको ये राइट्स देंगे, ये फैसिलिटेशन देंगे आपको। तो फिर वो चुप कर जाते हैं। फिर वो कहता है किसी अरसे के बाद दोबारा उनमें क्लैश आता है, ठीक है ना, फिर ओनर्स और वर्कर, ये जो 2 क्लासेस सोसाइटी के अंदर होती हैं, वो कंप्रोमाइज़ करते हैं किसी और सुपर स्ट्रक्चर के लिए। इसी तरह वो कहता है कि जो सिस्टम है आगे चलता रहता है। अच्छा, जो पहला है उसको थीसिस बोलते हैं। जो वर्कर्स उसके खिलाफ अपनी डिमांड्स लेके आते हैं, नई डिबेट स्टार्ट करते हैं, उसको एंटी थीसिस बोलते हैं। फिर दोनों मिल के जब एक नए पॉइंट पे आते हैं, उसको सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है ना, वो सिंथेसिस है, ठीक है ना। वक्त के साथ साथ फिर उसका एक एंटी थीसिस और आ जाता है, ठीक है ना, वर्कर क्लास दोबारा कहती है कि हमें ये राइट्स दें, आप हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो फिर एक नए पॉइंट पे आके उनका दोबारा एग्रीमेंट होता है, मतलब ये लोग बेहतर से बेहतर की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो कहता है कि हिस्ट्री के अंदर सिर्फ 3 डायलेक्टिक गुजरे हैं, जो चौथा चल रहा है ये कैपिटलिस्टिक है। तो इस डायलेक्टिक के बाद वो कहता है कि जो दुनिया है वो एक परमानेंट डायलेक्टिक की तरफ आएगी, जो हिस्ट्री है वो लीनियर हो जाएगी, और ये कि उसके बाद आगे कोई क्लास स्ट्रगल नहीं होगी, ठीक है ना, कोई एंटी थीसिस नहीं आएगा, सिर्फ वही लास्ट थीसिस होगा। इसको अब ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिस आइडिया ऑफ डायलेक्टिक वाज बोरोड फ्रॉम हीगल। हीगल से उन्होंने ये आइडिया लिया। इन एवरी सोसाइटी एट अ गिवन टाइम देयर इज़ एन इकोनॉमिक फाउंडेशन। वो कहता है कि हर सोसाइटी के अंदर एक ही वक्त में कोई एक इकोनॉमिक फाउंडेशन होती है। कंसिस्ट ऑफ ओनर, वर्कर एंड कैपिटल। वो जो सोसाइटी है वो ओनर के ऊपर, वर्कर के ऊपर और कैपिटल के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है। ऑन दैट इकोनॉमिक फाउंडेशन देयर इज सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। वो कहता है कि इसके ऊपर एक मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कैपिटल। ये कैपिटल किस तरह हम क्रिएट कर रहे हैं। इन दैट मोड ऑफ प्रोडक्शन ओनर एक्सप्लॉइट वर्कर, कि इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो ओनर है वो वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है, जिसको हम कहते हैं सरप्लस वैल्यू। एट अ टाइम रिसेंटमेंट क्रिएट बिटवीन देम, कि एक वक्त आता है कि इनके दरमियान क्लैश आ जाते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मार्क्स दिस पार्टिकल इकोनॉमिक फाउंडेशन इज कॉल्ड थीसिस। वो कहता है ये जो फाउंडेशन है इसको हम थीसिस बोलते हैं। ये जो इकोनॉमिक फाउंडेशन बनी, पर्टिकुलर इकोनॉमिक फाउंडेशन, फर्ज करो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक फाउंडेशन है, तो इसको हम थीसिस बोलते हैं। आफ्टर सम टाइम एन एंटी थीसिस डेवलप्ड ऑफ दिस इकोनॉमिक फाउंडेशन।
वो कहता है इस इकोनॉमिक फाउंडेशन के खिलाफ एक एंटी थीसिस डेवलप होता है एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थीसिस एंड एंटी थीसिस इज डेवलप्ड इनटू अ न्यू सिंथेसिस। वो कहता है कि इनके दरमियान जो क्लैश है वो फिर जो नतीजा निकलता है, जो उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है, दोनों एक पॉइंट पे इकट्ठे होते हैं, उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। आगे देखिएगा, द सिंथेसिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। वो कहता है कि ये एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन है जिसके लिए सुपर स्ट्रक्चर भी अलग है, ठीक है ना। एक ऐसा है जिस पे दोनों साइड से वर्कर क्लास भी और ओनर क्लास भी दोनों सेटिस्फाई होते हैं। इकोनॉमिक फाउंडेशन हैविंग डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। वो कहता है कि इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है इसके मुख्तलिफ मोड ऑफ प्रोडक्शन है। इस चीज़ को ज़रा देखिए, ये थीसिस है, इसके मुकाबले में जो वर्कर क्लास इख्तलाफ करती है वक्त के साथ साथ, जो इनमें आपस में रिसेंटमेंट आती है, उसको एंटी थीसिस बोलते हैं। ये दोनों मिल के किसी एक पॉइंट पे एग्री होते हैं जिसको सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। फिर वक्त के साथ साथ दोबारा एंटी थीसिस क्रिएट होता है, ठीक है ना। फिर ये आके किसी एक पॉइंट पे एग्रीमेंट करते हैं, उसको सिंथेसिस बोलते हैं। फिर एक और इनके खिलाफ एक एंटी थीसिस क्रिएट होता है, वर्कर क्लास जो है दोबारा समझती है कि हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो दोबारा मिलके वो फिर क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट के ऊपर आते हैं। वो कहता है कि जो लास्ट वन होगा, फोर्थ वन होगा, उसके बाद जो हिस्ट्री है वो लीनियर हो जाएगी। ये फर्स्ट फाउंडेशन है, फर्स्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन, ये सेकंड इकोनॉमिक फाउंडेशन, ये थर्ड इकोनॉमिक फाउंडेशन। जो फोर्थ वन होगी वो कहता है कि दैट विल बी द लास्ट वन इकोनॉमिक फाउंडेशन। अच्छा, अब ज़रा आगे देखते हैं इसको। इंशाल्लाह आपको ये चारों पॉइंट्स जो हैं बड़ी अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अब इसको ज़रा समझते जाइएगा डिटेल के साथ। लेट्स स्टार्ट इट। ओनर हिमसेल्फ चेंज दिस मोड टू मेंटेन हिज हेजमनी। वो कहता है कि ओनर जानबूझ के इस मोड को चेंज करता है ताकि वर्कर भी सेटिस्फाई हो जाए और उसकी जो इनकम है, जो उसका प्रॉफिट है, वो भी मैक्सिमाइज होता रहे। तो ये सारी जो डोर है, ये जो सारी ताकत है, ठीक है ना, वो किसके पास है, वो ओनर के पास है। दे डेवलप दैट काइंड ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन दैट इंक्रीजेज देयर प्रॉफिट। इन स्टार्ट वर्कर्स सेटिस्फाइड बट ओनर्स कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट देम। वो कहते हैं शुरू में तो वर्कर सेटिस्फाई होता है और जो ओनर है वो उनको क्या करने की कोशिश करता है, वो उनको एक्सप्लॉइट करता रहता है। एंटीथीसिस डेवलप होता है एंड ड्यूरिंग क्लास स्ट्रगल अ सिंथेसिस डेवलप्ड, न्यू सुपरस्ट्रक्चर इसको हम बोल सकते हैं। अच्छा, दिस प्रोसेस रिपीट्स आफ्टर इंटरवल्स इन ईच चेंज ओनली मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड सुपरस्ट्रक्चर चेंज। वो कहता है कि इस पूरे सिस्टम में सिर्फ मोड ऑफ प्रोडक्शन तब्दील होता है और सुपर स्ट्रक्चर तब्दील होता है, नो चेंज इन वर्कर ओनर रिलेशन। वो कहता है कि इस दौरान जो वर्कर है वो वर्कर रहता है, जो ओनर है वो ओनर रहता है। मतलब ये कि बॉस इज़ ऑलवेज बॉस, ठीक है ना। जो वर्कर है उसने हमेशा ही वर्कर रहना है। चेंज कौन सी चीज़ हुई, या तो सुपर स्ट्रक्चर तब्दील हुआ। सुपर स्ट्रक्चर क्या था, वही लॉज थे, वही सारा कुछ था। नए मोड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से सुपर स्ट्रक्चर भी तब्दील हुआ, ना तो ओनर चेंज हुआ ना तो वर्कर चेंज हुआ। द फोर्थ वन इज़ फाइनल डायलैक्टिक। ओनर कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है, ये जो चौथा होगा, ये जो डायलैक्टिक होगा, फोर्थ वन होगा, ये फाइनल होगा। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है, डायलैक्टिक इज क्लैश इनटू अ थीसिस एंड एंटीथीसिस एंड रिजल्टेड इनटू अ सिंथेसिस। मैंने आपको बताया, पीछे लेके जाता हूँ अभी दोबारा, कि ये थीसिस है, डायलैक्टिक की बात हो रही है। एक डायलैक्टिक किस चीज़ पे मुश्तमिल है, थीसिस का क्लैश होता है एंटीथीसिस के साथ और वो मिल के एक सिंथेसिस बनाते हैं, तो ये मिल के एक पूरा डायलैक्टिक होता है। ये तीन चीज़ें, थीसिस, एंटीथीसिस, इनका क्लैश हुआ तो जो एक सिंथेसिस डेवलप हुआ, ये तीन चीज़ें मिलके डायलैक्टिक बनाती हैं। तो उसी डायलैक्टिक की हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी, दोबारा देख लीजिए। डायलैक्टिक is clash into a thesis and antithesis and resulted into a synthesis. This kind of
दिस काइंड ऑफ 3 डायलैक्टिक हैज़ बीन पास्ड। पीछे मैंने आपको दिखाया कि 3 डायलैक्टिक पास हो चुके हैं। प्रेजेंट टाइम इज़ 4th काइंड ऑफ इकोनॉमिक फाउंडेशन, इसको हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक फाउंडेशन। ठीक है ना। फर्स्ट, अब कार्ल मार्क्स कहता है जो फर्स्ट इकोनॉमिक फाउंडेशन था वो एशियाटिक था, दूसरा जो था वो एंशियंट था, और जो थर्ड वन था वो फ्यूडल था, एग्रीकल्चरल मोड ऑफ प्रोडक्शन था उसमें। अच्छा, 9 ये इकोनॉमिक फाउंडेशन था। अब जो है जो लास्ट डायलैक्टिक है, ठीक है ना, यहाँ पे जो ओनर्स हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो कहता है कि आर एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स एंड वर्कर डोंट नो अबाउट इट। वो कहता है कि इस जो डायलैक्टिक में है, इस सिस्टम में जो लास्ट वन चल रहा है कैपिटलिस्टिक, इसमें जो ओनर्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर को, लेकिन वर्कर इस चीज़ को जानता नहीं है। इस वजह से सो हिज टीचिंग विल क्रिएट्स अवेयरनेस, इसकी वजह से उसकी जो टीचिंग है वो अवेयरनेस, शऊर पैदा करेंगी। ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर देम, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि उनको अवेयर कर सके। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टीचिंग दिस इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन गेट्स एंटीथीसिस। वो कहता है कि ये जो थीसिस है, इंडस्ट्रियल सिंथेसिस जो बना था, जो इंडस्ट्रियल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसका एक एंटीथीसिस डेवलप होगा। एंड प्रोलिटेरिएट रेवोल्यूशन विल कम, एक वर्कर का रेवोल्यूशन आएगा, वर्कर इनकलाब लेके आएंगे इनटू एग्जिस्टेंस। दिस टाइम मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड सुपर स्ट्रक्चर नॉट ओनली चेंज बट दे ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट एंड गवर्नमेंट्स। वो कहता है कि इस टाइम सिर्फ मोड ऑफ प्रोडक्शन और सुपर स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होगा, बल्कि एक पूरा सिस्टम तब्दील होगा। एंड एबोलिश द ओनरशिप ऑफ कैपिटलिस्ट, और ये जो ओनरशिप्स हैं, कैपिटलिस्ट की जो ओनरशिप है, वो कहता है वो इस मरतबा इसको चैलेंज करेंगे और जो कैपिटलिस्ट हैं उनकी ओनरशिप ख़त्म हो जाएगी। इसको दोबारा देख लें यहाँ पे कि वो कहता है ये जो 4th वन डायलैक्टिक है, इसमें जो ओनर है वो भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि मैं अब उनको तालीमात दे रहा हूँ वर्कर्स को, मेरी अवेयरनेस के ज़रिए एक एंटीथीसिस क्रिएट होगा, और ये जो अगला सिंथेसिस क्रिएट होगा ये फाइनल होगा, और इसके अंदर जो ओनरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, स्टेट एबोलिश हो जाएगी, लॉज एबोलिश हो जाएंगे, सुपर स्ट्रक्चर पूरे का पूरा तबाह हो जाएगा। तो ये था डायलैक्टिक हिस्ट्री। इसके आगे कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं, वो मैं आपको दोबारा आगे भी समझा देता हूँ। लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पे वो कहता है क्या होगा, एवरीबॉडी इज द ओनर। अब का जो डायलैक्टिक होगा लास्ट वन, वहाँ पे हर शख्स ओनर होगा, एवरीबॉडी इज द वर्कर, वहाँ पे हर शख्स वर्कर होगा, जिस तरह प्लेटो ने कहा था। अच्छा, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट नेचुरल राइट ऑफ एवरीवन। वो कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो हर शख्स का नेचुरल राइट्स नहीं है। व्हेन द वेरी फर्स्ट मैन सेड दिस इज माइन एंड दिस इज योर, तो वो जो प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया था, कैपिटलिज्म का कंसेप्ट आया था, तो उसको ये ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो लास्ट वन डायलैक्टिक होगा उसमें ये सब ख़त्म हो जाएगा, कॉमन ओनरशिप आ जाएगी। दिस विल बी एंड अप ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप पूरी की पूरी धर्म से गिर जाएगी। कंसेप्ट ऑफ कॉमन ओनरशिप, इसको ज़रा देखिए कार्ल मार्क्स इसके बारे में क्या कहते हैं। सो नो बॉडी विल एक्सप्लॉइट टू नो बॉडी, वो कहता है कि इस तरह कोई भी शख्स किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। एंड देयर विल बी नो क्लास स्ट्रगल, वो कहता है कि अब कोई क्लास स्ट्रगल नहीं होगी। सो सुपर स्ट्रक्चर विल बी एबोलिश्ड, वो कहता है इस तरह जो सुपर स्ट्रक्चर है वो एबोलिश हो जाएगी। आफ्टर दिस अ क्लास लेस सोसाइटी विल बी क्रिएटेड, वो कहता है कि एक क्लास लेस सोसाइटी होगी, क्योंकि अब जो कार्ल मार्क्स कह रहा है कि सोसाइटी के अंदर 2 क्लासेस हैं, एक ओनर क्लास है और एक वर्कर क्लास है। वो कहता है कि जब जो 4th वन डायलैक्टिक के पास रेवोल्यूशन आएगा, लोग रेवोल्यूशन लेके आएंगे, उसमें वो कहता है ये क्लास सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर दिस क्लास लेस सोसाइटी विल बी क्रिएटेड, नो रूल, नो लॉ, नो गवर्नमेंट, नो रिलीजन विल बी देयर। ठीक है ना, वहाँ पे इसके बाद ना तो कोई रूल होगा, ना लॉ होगा, ना गवर्नमेंट होगी, ना दीन होगा, ना मज़हब होगा, कुछ भी नहीं होगा। एंड हिस्ट्री विल बी
कम लीनियर, और जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। क्लास लेस एंड स्टेट लेस जो सोसाइटी होगी ये फोर्थ डायलेक्टिक होगा। 3 हो चुके हैं, जो तीसरा चल रहा है वो कैपिटलिस्टिक सिंथेसिस है। इसका जो एंटी थीसिस आएगा, जो डायलेक्टिक बनेगा, वो क्लास लेस सोसाइटी होगा और स्टेट लेस सोसाइटी होगा। ही प्रिडिक्टेड दिस विल हैपन, ये कार्ल मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था कि इस तरह का होगा कि क्लास लेस सोसाइटी आएगी। तो हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा रियल होता है, पार्शियल वो सच्चा साबित हो जाता है। 1917 में बुल्शिविक रेवोल्यूशन आता है। प्रोलेटेरिएट जमात जो है, क्लास जो है, वो इस तरह का सिस्टम लेके आते हैं। मार्क्स वाज पार्शियली ट्रू इन सेंस ऑफ प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन, कि कम्युनिस्ट लोग, प्रोलेटेरिएट जमात, वर्कर लोग रेवोल्यूशन इनकलाब लेके आएंगे। 1917 में वो लेके आए, जिसको हम बुल्शिविक रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। बट आल्सो वाज पार्शली रॉन्ग बिकॉज कैपिटलिस्ट एंड सिस्टम नॉट एबोलिश्ड, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये जो फोर्थ डायलेक्टिक होगा इसमें क्या होगा, क्लास लेस सोसाइटी होगी, सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी, कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा, कॉमन ओनरशिप जो है वो आ जाएगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे वो कहता है कि इस मामले पे वो गलत साबित हुआ। इसकी रेलिवेंसेस देख लेते हैं कि क्या रेलिवेंस है। ही प्रिडिक्टेड दैट कोल्ड वॉर, ही प्रिडिक्टेड द कोल्ड वॉर, कि उसने कहा था कि दो क्लासेस के दरमियान क्लैश आएगा, कैपिटलिज्म का और प्रोलेटेरिएट जमात का। तो हमने देखा ओनर्स और उसका क्लैश आया है, दो आइडियोलॉजीज़ का क्लैश आया, कैपिटलिज्म का और कम्युनिज्म का। कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड 1945 टू 1992। अच्छा, फिर मार्क्स थ्योरी एक्सप्लेन्स वेयर द करंट कैपिटलिस्ट हैव टू चेंज देयर पॉलिसीज़, कि मार्क्स की थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जो करंट कैपिटलिस्ट हैं उनको अपनी पॉलिसी जो है वो क्यों चेंज करनी चाहिए, ठीक है ना। नाउ वर्कर्स गेट कंसेप्ट ऑफ बोनस, अब जो कैपिटलिस्ट थे उनको ख़तरा था कि वो ये लोग स्ट्रगल ना करें, ये लोग रेजिस्ट ना करें, तो उन लोगों ने एक कंसेप्ट लेके आए बोनस का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट लेके आए वर्कर्स के लिए। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग लेके आए, कंसेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी लेके आए, फैसिलिटीज़ दी उन्होंने, हेल्थ की, एजुकेशन की, शेल्टर की, कंसेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस का वो कंसेप्ट लेके आए। गवर्नमेंट ने ये फिक्स किया, ओनर्स ने नहीं किया। मतलब ये कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी के बाद, इस थ्योरी के बाद, कैपिटलिस्ट जो थे उन्होंने सीरियस होकर इस चीज़ को सोचा और उन्होंने वर्कर्स को बहुत सारी फैसिलिटेशंस देना शुरू की ताकि ये लोग रेजिस्ट ना करें, रेवोल्यूशन लेके ना आए, ठीक है ना। उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग में उनको हिस्सा देना शुरू कर दिया, उन्होंने उनको शेल्टर देना शुरू कर दिए, उन्होंने उसको हाउसिंग, क्लोथ्स, फैसिलिटीज़, बोनस, इंक्रीमेंट, मिनिमम वेजेस, ये सारे कंसेप्ट देना शुरू किए और स्टेट ने लॉज उनके हक़ में बनाना शुरू किए। तो इस चीज़ को हम रेलिवेंसेस बोलते हैं कार्ल मार्क्स की थ्योरी की। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, इसी टॉपिक के रिलेटेड जो है वो है मुख्तलिफ कोटेशंस। रिकमेंडेड बुक्स में से हमने ये कोटेशंस ली हुई हैं, कोटेशंस फ्राम रिकमेंडेड बुक्स। अच्छा, ये कोटेशंस हमने क्यों ली हुई हैं, आप लोगों को पता है कि मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं उनको रिकमेंडेड बुक्स ना पढ़नी पड़ें और वो जस्ट यही लेक्चर लें, उनको आइडिया की समझ आए और इन्हीं कोटेशंस को वो अपने पेपर में पुट करके अपना फ़ायदा ले सकें और अच्छे नंबर्स ले सकें। अच्छा, पहली कोटेशन है जुड हार्मन की बुक की, मार्क्स लाइक हीगल डेवलप्ड अ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, दूसरी कोटेशन है असलम चौधरी साहब की, सेजेस ऑफ एजेस उनकी बुक है। मार्क्स टुक फ्रॉम द हीगल द डायलेक्टिक मेथड, द व्यू दैट प्रोग्रेस रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। अच्छा, यहाँ पे देखें कि मार्क्स ने हीगल का जो डायलेक्टिक का कॉन्सेप्ट लिया वो ये था, द व्यू दैट प्रोग्रेस रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिंग फोर्सेस, कि दो आपस में थीसिस और एंटी थीसिस आपस में क्लैश करते हैं तो तब प्रोग्रेस होती है। अच्छा, ये असलम चौधरी साहब की बुक थी, सेजेस ऑफ एजेस। अब जो ये है जुड हार्मन साहब की बुक में से कोटेशन है, ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सुपर स्ट्रक्चर आर डिपेंडेंट अपॉन द इकोनॉमिक फाउंडेशन, कि जितने भी सुपर स्ट्रक्चर के एलिमेंट है सब इकोनॉमिक फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं।
अच्छा, फिर कार्ल मार्क्स की अपनी कोटेशन है, द एशियाटिक, द एंशियंट, द फ्यूडल एंड द कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज सक्सीडेड वन एंड अदर एज अ फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। वो कहता है कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर इन डायलैक्टिक ने एक दूसरे को रिप्लेस किया। पहले एशियाटिक था, फिर एंशियंट आया, उसने एशियाटिक को रिप्लेस किया, फिर फ्यूडल आया, उसने एंशियंट को रिप्लेस किया, फिर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आई, उसने फ्यूडल को रिप्लेस किया। तो वो कहता है कि इससे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं। जुड हार्मन की एक और कोटेशन है, मार्क्स अप्लाई द टर्म सरप्लस वैल्यू टू दिस डिफरेंस बिटवीन व्हाट द वर्कर प्रोड्यूसेस एंड व्हाट ही रिसीव्स। वो कहता है ये जो उसने अप्लाई किया सरप्लस वैल्यू को, वो इस पे कि एक वर्कर कितना कमाता है और उसको कितना मुआवजा मिलता है। अच्छा, असलम चौधरी साहब की एक कोटेशन है, द कैपिटलिस्ट टू टू इज़ आल्सो विक्टिम ऑफ सिस्टम। वो कहता है कि कैपिटलिस्ट खुद भी इस सिस्टम का विक्टिम है। ही इज़ कंपेल्ड टू एक्सट्रैक्ट एज मच सरप्लस वैल्यू एज ही कैन गेट, क्योंकि वो कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो अगर प्रॉफिट गेन नहीं करेगा तो वो खुद भी तबाह हो जाएगा। तो इसलिए वो कहता है असलम चौधरी साहब कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वो खुद भी इस सिस्टम का जो है वो है विक्टिम है। असलम चौधरी साहब कहते हैं ईच सिस्टम कंटेन्स द सीड ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, कि हर सिस्टम के पास अपने ही सीड्स होते हैं अपने आप को डिस्ट्रक्ट करने के। अच्छा, फिर कार्ल मार्क्स है, वट एवर द रेवोल्यूशनरी फॉर्म peaceful or violent, no immediate change can be made from a capitalist to a communist society। वो कहता है कि कैपिटलिस्ट से कम्युनिस्ट सोसाइटी इतनी जल्दी आसानी से नहीं बन सकती, ठीक है ना, वो एक अच्छा खासा वक्त लेगी। फिर कार्ल मार्क्स की कोटेशन है, द बोर्जुआजी रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन आर द लास्ट एंटागोनिस्टिक फॉर्म ऑफ सोशल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वो कहता है कि ये बुर्जुआजी का जो रिलेशन है ऑफ प्रोडक्शन, ये एक लास्ट एंटागोनिज्म है, ये लास्ट लड़ाई साबित होगी, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। अच्छा, फिर कार्ल मार्क्स की ही और कोटेशन है, कार्ल मार्क्स की ही कोटेशन है, द कम्युनिस्ट सोसाइटी विल बी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड, कि जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज होगी। जो डार्मन साहब की लास्ट कोटेशन है, मार्क्स आल्सो फोरकास्ट द ग्रोथ ऑफ प्रोलिटेरिएट एंड श्रिंकिंग ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, कि मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था कि जो क्लास है प्रोलिटेरिएट वो ग्रोथ करेगी, वर्कर्स ग्रो करेंगे और जो कैपिटलिज्म है ये श्रिंक करेगा। अब सबसे लास्ट में मैंने कुछ पास्ट पेपर CSS PMS के निकाले हुए हैं, तो हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर्स एंड हो रहे हैं। पास्ट पेपर्स एनालिसिस देखते हैं। राइट अ नोट ऑन एंड ऑफ द हिस्ट्री। एंड ऑफ द हिस्ट्री ये फ्रांसिस फुकुयामा है, वो अपनी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है एंड ऑफ द हिस्ट्री, 90s में लिखते हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ठीक था यहाँ तक कि जो अगला डायलेक्टिक होगा ये लास्ट वन होगा, ठीक है ना, और वो ये भी ठीक था कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में लड़ाई होगी, ठीक है ना। उसने ये भी ठीक कहा कि कम्युनिज्म आएगा, लेकिन वो यहाँ पे गलत, उसने ये भी कहा ठीक था यहाँ तक कि जो भी डायलेक्टिक होगा वो परमानेंट होगा, हिस्ट्री विल बी लीनियर, लेकिन यहाँ पे वो गलत था कि कैपिटलिज्म हार जाएगा और कम्युनिज्म जीत जाएगा। तो ये एंड ऑफ द हिस्ट्री है, इसको हम अगर डिटेल से लिखें इस बुक रिव्यू को तो ये हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन मटेरियल लाइफ डिटरमाइंस द जनरल कैरेक्टर ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस इन द लाइफ इलूसिडाइड। 2017 का CSS का पेपर है ये। इसमें बेसिकली इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जो हमने टर्म पढ़ी, उसका पहला पॉइंट जो पढ़ा हमने लेक्चर का, वो डिस्कस किया गया है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ही डिसाइड करता है कि स्टेट किस तरह की होगी, हमारे यहाँ कल्चर किस तरह का होगा, पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का होगा, ये सारा कुछ क्या डिसाइड करती है, इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करता है। अच्छा, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे था, डिस्क्राइब इन डायलेक्टिक कार्ल मार्क्स व्यू ऑन क्लास, स्टेट एंड रिलीजन। डायलेक्टिक में
डिस्क्राइब इन डिटेल कार्ल मार्क्स व्यू ऑन क्लास, स्टेट एंड रिलीजन। हमने देखा उसने क्लास का कहा कि दो तरह की क्लासेस हैं, एक वर्कर है, एक बुर्जुआजी है। उसने वर्कर का भी बताया कि वर्कर क्या करता है, वर्कर पैसे के लिए काम करता है और जो ओनर है वो पैसा दे के काम लेता है, वो प्रॉफिट लेता है। स्टेट का उसने बताया कि ये सुपर स्ट्रक्चर में है और रिलीजन का उसने बताया ये भी सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये दोनों काम करते हैं ओनर्स के लिए। तो इसको आप एक्सप्लेन करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो नीचे मैंने वही सुपर स्ट्रक्चर दिया जिसमें लॉज हैं, गवर्नमेंट है, फ़िलासफ़ी है, एजुकेशनल सिस्टम है, कल्चर है, रिलीजन है, मोरालिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। इकोनॉमिक फाउंडेशन में दो चीज़ें हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें लेबर है, टेक्नोलॉजी है, रॉ मटेरियल है, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में ओनर और वर्कर हैं। अच्छा, ये था हमारा टॉपिक का एंड। एट लास्ट मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि इस लेक्चर में कार्ल मार्क्स की जो पॉलिटिकल थ्योरी थी, मार्क्सिज्म या कम्युनिज़म, उसको हमने डिस्कस किया। उसके 4 पॉइंट थे। जो पहला पॉइंट था इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म है, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, उसमें 2 चीज़ें एलिमेंट थे उसके। फिर हमने सरप्लस वैल्यू की बात की। फिर हमने क्लास स्ट्रगल की बात की। जो सरप्लस वैल्यू से झगड़ा स्टार्ट होता है, उस झगड़े को हम क्लास स्ट्रगल बोलते हैं। क्लास स्ट्रगल के बाद हम देखते हैं कि डायलेक्टिक कंसेप्ट जो था उसको हमने देखा, डायलेक्टिक हिस्ट्री को। तो उसके बाद हमने उसके रेलेवेंसेस देखे, फिर हमने उसकी कोटेशंस देखी, फिर हमने पास्ट पेपर्स को देखा। तो ये था हमारा टॉपिक, डिटेल के साथ मैंने आप लोगों से शेयर किया। आप लोग कोशिश करें कि इस टॉपिक को पहले लिख लें, उसके बाद आप इसको दोबारा सुनें। मुझे यकीन है कि जितना आसान और बिल्कुल सिंपल करके मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और बुक को रिव्यू करने के लिए या देखने के लिए या समझने के लिए। तो आप लोग मेरे हक़ में दुआ कीजिए, मैं आपके हक़ में। आपको बताता चलूँ कि लास्ट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे शेयर किया होगा। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें अगर यहाँ पे मैंने कोई कन्फ्यूजन छोड़ा या कोई गलती की है, या फिर किसी और सब्जेक्ट में आप लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट में वही जज़ाकल्लाह, बन अल्लाह थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।